अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे कैपिटल गेन्स का चैप्टर। सो आई होप मेरी स्क्रीन अब आप लोगों को दिख जाएगी। तो कैपिटल गेन्स सेक्शन 45 इज द चार्जिंग सेक्शन। उसके बाद में बहुत सारे सेक्शंस में प्रोविजंस दिए हैं, काफी सारे इसमें स्पेशल केसेस हैं। तो आप अपने को बहुत ध्यान देना पड़ेगा छोटी छोटी बातों पे यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, कैपिटल गेन्स इज नथिंग बट टैक्स ऑन गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट्स, है ना। कैपिटल गेन्स में क्या होता है कि कैपिटल असेट्स के ट्रांसफर पे जो भी गेन होता है उसका टैक्स है ये। तो अब कैपिटल गेन्स कैपिटल असेट्स पे होता है सबसे पहले। तो यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज कैपिटल असेट एंड व्हाट इज नॉट कैपिटल असेट। तो इसकी डेफिनेशन आपको दी है, तो उस पर थोड़ा सा बाद में आते हैं, है ना। कैपिटल असेट्स आर क्लासिफाइबल इनटू लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म, है ना। फिर कौन से केसेस को ट्रांसफर मानते हैं, ट्रांसफर नहीं मानते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। एंड गेन कैसे निकालते हैं, तो गेन इज बेसिकली कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो गेन का जो बेसिक फॉर्मूला है वो तो वैसे ही है, बट हमको एक एक एलिमेंट को बहुत डिटेल में पढ़ना है। एंड देन यस, देयर आर सम स्पेशल एग्जेम्पशंस अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गेन। तो चलिए कैपिटल असेट की बात कर लेते हैं। कैपिटल असेट मीन्स अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द असेसी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस और प्रोफेशन। ये जो जुलिप वाला पॉइंट लिखा है ये आपके सिलेबस के एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए यहां से हटा रहा हूं मैं। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड held by the assessee whether or not connected with business or profession. Okay, then it excludes stock in trade, consumable stores or raw material. Capital asset excludes stock in trade, consumable stores and raw material. It excludes personal effects. Okay, personal effect में क्या क्या आता है? Movable property including apparel and furniture held for personal use by the assessee or family member. तो पर्सनल इफेक्ट जो रहते हैं उसको कैपिटल असेट से एक्सक्लूड कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं कोई पर्सनल वॉच मान लो सेल कर रहा हूं, तो उसमें मुझे टैक्स नहीं लगेगा, कैपिटल गेन्स टैक्स। लेकिन ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर या वर्क ऑफ आर्ट जो है वो पर्सनल इफेक्ट में नहीं आता है, तो उसको हम लोग कैपिटल असेट मानते हैं, है ना। दीज आइटम्स आर कंसिडर्ड एज कैपिटल असेट्स। कैपिटल असेट एक्सक्लूड्स रूरल एग्रीकल्चरल लैंड and capital asset excludes gold deposit certificate 2015 or some special gold bond etc issued by the government. तो कैपिटल एसेट की बेसिक डेफिनेशन है। फिर कुछ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के सिक्योरिटीज को भी कैपिटल एसेट में इंक्लूड किया जाता है, इवन इफ इट इज हेल्ड बाय देम एज अ स्टॉक इन ट्रेड। तो उनको कैपिटल गेन्स टैक्स ही लगता है, इवन इफ इट इज हेल्ड बाय देम एज अ स्टॉक इन ट्रेड। तो अब यहाँ पर सब टाइप की प्रॉपर्टीज कवर्ड हैं, ठीक है। मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, सब टाइप की प्रॉपर्टीज यहाँ पर कवर्ड हैं। अब उसके रिस्पेक्ट में हम लोगों को डिटेल्स पढ़ना है। हम लोग क्लासिफाई करते हैं इनटू लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। तो आपको पता है पीरियड ऑफ होल्डिंग देखा जाता है। लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड में 12 मंथ्स का पीरियड, जीरो कूपन बॉन्ड में 12 मंथ्स का पीरियड। फिर अनलिस्टेड शेयर्स एंड लैंड एंड बिल्डिंग में 24 मंथ्स का मिनिमम पीरियड ऑफ होल्डिंग रहा तो हम लोग उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट बोलेंगे। अगर उससे कम रहा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट को बेचने पर जो हम लोगों को गेन होता है तो उसको हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं, और लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट को बेचने पर गेन होता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ डेप्रिशिएबल असेट विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। ये हम लोगों ने अभी डेप्रिसिएशन वाले पार्ट में भी डिस्कस किया था। एंड अगर ये चारों असेट्स के अलावा और कोई असेट है तो उसमें 36 मंथ्स का मिनिमम पीरियड ऑफ होल्डिंग देखते हैं टू क्लासीफाई इट इनटू लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। 36 मंथ से कम पीरियड ऑफ होल्डिंग है तो फिर शॉर्ट टर्म, 36 मंथ से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म। तो अब शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म का क्लासिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि लॉन्ग टर्म में एक तो डिफरेंस है इंडेक्सेशन का, है ना। इंडेक्स्ड कॉस्ट का बेनिफिट मिलता है हमको, कॉस्ट को बढ़ा करके माइनस कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में हम लोगों को बहुत सारे एग्जेम्पशंस मिलते हैं जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में अवेलेबल नहीं है बहुत सारे। देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे स्पेशल रेट्स लगते हैं, 20% का स्पेशल रेट नॉर्मली अंडर सेक्शन 112 एंड सेक्शन 112 ए पे 10% का नॉर्मल रेट, आई मीन डायरेक्ट फ्लैट रेट। एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे नॉर्मल स्लैब रेट्स लगता है, इट्स अ पार्ट ऑफ योर नॉर्मल इनकम अनलेस इट इज एसटीसीजी अंडर सेक्शन 111 ए जो कि लिस्टेड इक्विटी शेयर्स का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो उसमें 15% का स्पेशल टैक्स रेट लगता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस पे रिस्ट्रिक्शन है दैट इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट बोथ short term as well as long term capital gain. Long term capital loss पे restriction है, it can be set off only against the long term capital gain. तो ये differences है, इसलिए हम लोग short term और long term का classification को importance देते हैं।
अब यहाँ पर हो सकता है आपकी बैच में जो मैंने केस नंबर्स बताए थे उससे अलग आपको केस नंबर दिखेंगे, तो परेशान नहीं होना है, आप केसेस पूरे कवर हो रहे हैं। ओके, कंसेप्ट वाइज हमारा पूरा कवरेज हो रहा है। और यहाँ पर जो ईयर रहेगा एग्जाम्पल में, वो ईयर 2021-22 के हिसाब से रहेगा। आपको वो सेम लॉजिक 2021 के हिसाब से आपके एग्जाम के हिसाब से सोचना है, क्योंकि आपकी अगर दिसंबर 2021 में एग्जाम है तो 2021 प्रीवियस ईयर रहेगा। तो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स भी जो है आप लोगों के एग्जाम में शायद 301 वाला एप्लीकेबल है ना, प्रीवियस ईयर 2021 का, लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल्स में आपको 317 दिखेगा, क्योंकि वो 21-22 का है। तो वो सटल चेंजेस है, उसका तो आपको ध्यान रखना ही है। तो ये वाला हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ब्लॉक ऑफ असेट्स, अगर पूरे ब्लॉक के पूरे असेट्स बेच दिया, सेल वैल्यू अगर ओपनिंग WDV प्लस परचेज से भी ज्यादा है तो शॉर्ट टर्म गेन, उससे कम है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। अगर पार्ट ऑफ द असेट्स बेच करके सेल वैल्यू ज्यादा रिकवर हो गई तो अगेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और अगर पार्ट ऑफ द असेट्स पे बेच करके आपको पूरी वैल्यू रिकवर नहीं हुई तो हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन इज अवेलेबल ऑन द रिमेनिंग वैल्यू ऑफ द ब्लॉक। तो ये तरीका होता है आपके कैपिटल गेन के नॉर्मल कैलकुलेशन का, कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर। ओके, आप ट्रांसफर से संबंधित जो भी एक्सपेंसेस इनकर करते हो उसको माइनस कर सकते हो। ये कंसिडरेशन जो रहता है इसको हम लोग बोलते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर विल गिव यू नेट कंसिडरेशन, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो अब एक एक केस देखिए। पहला वाला केस सबसे सिंपल है, यहाँ पर लैंड को लेस देन 24 मंथ्स लिए होल्ड किया, तो कंसिडरेशन में से सिंपली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर दिया, तो हमको हो जाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 40 लाख माइनस 30 लाख। बस एक केस के ऊपर एक केस बढ़ते जाएगा एंड कॉम्प्लेक्सिटी आती जाएगी। सेकेंड केस में है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हो रहा है, आप देख सकते हो कि 25 लाख रुपीस का इंप्रूवमेंट हुआ है, तो आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंप्रूवमेंट दोनों को माइनस कर सकते हो। इंप्रूवमेंट मतलब कि कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर जो आपने वो असेट पे किया है, ठीक है, असेट को आपने फर्दर उसकी वैल्यू को एनहांस किया है। पीरियड ऑफ होल्डिंग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की डेट से देखी जाती है ना, डेट ऑफ एक्विजिशन से देखी जाती है। देन यहां पर आप देख सकते हो पीरियड ऑफ होल्डिंग इज क्लियरली मोर देन 24 मंथ्स, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है। तो यहां पर हम लोग कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को कंसीडर करते हुए इंडेक्सेशन लगाते हैं। एग्जाम में कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडाइसेस आपको दिया रहना चाहिए। ओके, एज अ स्टूडेंट मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेता था, तो मैंने याद कर लिया था, लेकिन मोस्टली द एग्जाम में इन 99% 95% ऑफ द केसेस कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो आपके लिए रेलेवेंट है वो दिए रहते हैं। बिकॉज अगर ये भी स्टूडेंट की मेमोरी से टेस्ट कर रहे हैं तो दैट इज नॉट अ गुड वे ऑफ असेसिंग द स्टूडेंट्स। तो कंसिडरेशन माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, आपका जो ईयर है वो 2020 होगा, तो आपका इंडेक्सेशन आपकी जो बुक में आपने जो लिखा होगा वो 301 होगा, तो उतना डिफरेंस रहेगा, बाकी कंसेप्ट वाइज आप देख सकते हैं सेम चीज है। देन कॉस्ट, उसके ऊपर में इंप्रूवमेंट करवाया है, आपने कुछ खर्चा किया फिर इंप्रूवमेंट करवाया फिर सेल किया, तो दोनों का आपको इंडेक्स कॉस्ट का डिडक्शन मिलेगा, है ना। 317 अपॉन 117 का आपको क्या मिलेगा, 317 अपॉन 117 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में इंडेक्सेशन मिल जाएगा। 317 अपॉन 184 जिस साल इंप्रूवमेंट किया उस साल का इंडेक्स आप डिनोमिनेटर में लोगे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के इंडेक्सेशन के लिए। देन केस नंबर 6, अगर आपने इंप्रूवमेंट रिसेंट ईयर में करवाया तो भी आपको उस पर इंडेक्सेशन मिलेगा, क्योंकि असेट जो है वो लॉन्ग टर्म है ना। यहाँ पर मेन बात क्या है कि असेट लॉन्ग टर्म है, असेट 2005 से आप होल्ड कर रहे हो, तो इंप्रूवमेंट भले ही आपने पिछले ही साल करवाया तो भी आपको वो साल से इंडेक्सेशन मिलेगा, बट मिलेगा, ठीक है। सो इंडेक्सेशन बेनिफिट विल बी अवेलेबल फ्रॉम 2020 टू 2021, 317/301। अगर आपने 2 बार इंप्रूवमेंट करवाया तो उस पर भी आपको कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, दोनों इंप्रूवमेंट्स पे। एक इंप्रूवमेंट 2011 में करवाया, एक 2020 में करवाया तो भी मिलेगा। हाँ, अगर जिस साल बेच रहे उसी साल करवाया तो इंडेक्सेशन का कोई मीनिंग नहीं होता है, क्योंकि वो 317/317 जैसा ही केस हो जाएगा, तो वो बात अलग है। देन ये देखिए आप, लैंड और बिल्डिंग, आपने एक लैंड एक्वायर किया था 11 नवंबर को और फिर उस पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया 5 मई 2020 को। तो अब आप यहां पर ध्यान से देख सकते हो कि क्या हो रहा है। लैंड तो हमारे लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, क्योंकि लैंड का जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो मोर देन 24 मंथ्स है, लेकिन बिल्डिंग को हम लोग लैंड पे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं मानते। बिल्डिंग इज अ सेपरेट एसेट, बिल्डिंग का पीरियड ऑफ होल्डिंग इज लेस देन 24 मंथ्स, तो बिल्डिंग इज कंसिडर्ड एज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हियर। तो आपको जो इंडेक्सेशन है वो सिर्फ लैंड के वैल्यू में मिलेगा, लैंड के कॉस्ट में मिलेगा, बिल्डिंग के कॉस्ट में आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी हम लोगों ने बहुत सारे किए हैं। देन
अब ये इंपॉर्टेंट बात, अगर असेट 1 अप्रैल 2001 के पहले एक्वायर किया है, फिर क्या होगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी द एक्चुअल कॉस्ट और द फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 एट द ऑप्शन ऑफ द असेसी। क्योंकि इंडेक्सेशन का जो पहला इंडेक्स है, जो बेस है, बेस ईयर, वो 2001-2 है। उसके पहले की वैल्यूज अगर आप ले रहे हो तो उसमें भी आपको इंडेक्सेशन लेते वक्त बेस 100 ही मिलेगा। तो उन्होंने आपको ऑप्शन दिया कि आप वैल्यू में चेंज कर सकते हो। आइदर यू कैन टेक द एक्चुअल कॉस्ट जब पहले एक्वायर किया था और द फेयर मार्केट वैल्यू, तो आप ऑब्वियसली विच एवर इज हायर वो लोगे। एंड लैंड या बिल्डिंग के केस में उन्होंने बोल दिया ये जो 1/4/2001 की फेयर मार्केट वैल्यू लेते हो, इट शैल नॉट एक्सीड द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन 1/4/2001। ओके, अब ये देख लो आपके ईयर से एप्लीकेबल है या नेक्स्ट ईयर से एप्लीकेबल है, क्योंकि ये एक अमेंडमेंट वाला आइटम है। ठीक है, तो ये एक आपको देखना पड़ेगा। देन केस नंबर 9, यहां पर देखिए आप क्या लिखा हुआ है कि अगर असेट को हम लोग ने 1990 में खरीदा, वो ही समझा है, उसका उस समय कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था 1 लाख और अभी 2001 में फेयर मार्केट वैल्यू है 10 लाख, तो ऑब्वियसली आप प्रीफर करोगे फेयर मार्केट वैल्यू लेने का। यू कैन टेक दिस 10 लाख इंटू 317/100 इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। यू हैव टू ऑलवेज राइट अ नोट। जब भी आप 1/4/2001 का फेयर मार्केट वैल्यू लोगे या नहीं भी लोगे, तो आपको नोट लिखना चाहिए कि वो ऐसे एक ऑप्शन है। आप ऐसे केस में नहीं लोगे, है ना, जब कॉस्ट फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा है तो फिर आप कॉस्ट लेना प्रीफर करोगे, है ना, 12 लाख इंटू 317/100। देन अगर 1/4/2001 के बाद में कुछ इंप्रूवमेंट करते हैं तो उसको हम लोग कंसिडर करते हैं, है ना। ये वाले केस में आपको दिख रहा है इंप्रूवमेंट इनकर्ड आफ्टर 1/4/2001 इज ऑलवेज कंसिडर्ड। ओके, इरिस्पेक्टिव ऑफ आपने कौन सा ऑप्शन लिया था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनकर्ड बिफोर 1/4/2001 इज नॉट कंसिडर्ड। आपने ऑप्शन कोई भी लिया, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 1/4/2001 के बाद वाला लेते हैं, बट ये देखिए कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बिफोर 1/4/2001 इज ऑलवेज टू बी इग्नोर्ड। आप कौन सा ऑप्शन ले रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। 1 अप्रैल 2001 के पहले का कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 विच एवर इज हायर दोनों में से ले लेंगे, उसका इंडेक्सेशन ले लेंगे। इसके पहले का कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कंसीडर नहीं करेंगे। वेदर आपकी कॉस्ट ज्यादा है या नहीं है, दैट डज नॉट मैटर। ओके, दिस विल बी इग्नोर्ड। यहां पर भी देखो कॉस्ट 12 लाख है, फेयर मार्केट वैल्यू 10 लाख है, स्टिल दिस विल बी इग्नोर्ड। आप कॉस्ट लोगे तो भी आप ये 6 लाख को इग्नोर करोगे। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनकर्ड बिफोर 1/4/2001 इज ऑलवेज टू बी इग्नोर्ड, ये बात का ध्यान रखना है। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मिलेगा तभी जब वो 1/4/2001 की बात किया। जैसे ये वाले एग्जांपल में 3 बार इंप्रूवमेंट किया, एक 1990 में, एक 99 में और एक 2011 में। इसमें से सिर्फ आपको तीसरा वाला अवेलेबल रहेगा क्योंकि वो 1/4/2001 के बाद किया है। ये वाले कंसिडर ही नहीं होंगे। आप सिंपली कंपेयर करोगे कॉस्ट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर, फेयर मार्केट वैल्यू, और फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से आप इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लोगे। तो यहां पर एक समरी आपको दी है छोटी सी, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए। ओके, इफ इट इज एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001, 1 अप्रैल 2001 के बाद एक्वायर किया तो फिर एक्चुअल कॉस्ट लेना है। ओके, एटलीस्ट ये वाला प्रॉब्लम नहीं है। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट incurred before 1/4/2001 always to be ignored, always not allowed, and 1/4/2001 के बाद वाला always allowed। ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो ये होगी कॉस्ट के एंगल से एक बात। अब एक कंसिडरेशन के एंगल से एक बात देख लीजिए। सेक्शन 50C आपको दी हुई है, सेलर के एंगल से लिखा है कि जो सेलर रहता है, ट्रांसफरर रहता है, हम लोग ने 43CA भी ऐसा ही पढ़ा था। अगर उसके लिए लैंड या बिल्डिंग कैपिटल असेट है और वो उसको बेच के कंसिडरेशन ले रहा है, एंड इफ द कंसिडरेशन इज लेस देन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, या हम दूसरे तरीके से बोले इफ द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन 110% ऑफ द एक्चुअल कंसिडरेशन, देन डीम्ड कंसिडरेशन अंडर सेक्शन 50C इज द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। है ना, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर 110% ऑफ कंसिडरेशन से ज्यादा है तो हम लोग स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही कंसिडरेशन मान लेंगे। दिस इज अ वेरी वेरी यूजफुल प्रोविजन सेक्शन 50C। काफी सारे क्वेश्चन में इसका एप्लीकेशन आता ही है। तो आपको 110% से कंपेयर करना है। If the stamp duty value is less than 110% of actual consideration, then actual consideration is to be taken. अब यहां पर भी जैसे हम लोग ने सेक्शन 43CA में देखा था, वही वाली बात, वैल्यूएशन ऑफिसर के पास रिक्वेस्ट करके वैल्यू को मतलब ले जाया जा सकता है। वैल्यूएशन ऑफिसर ने अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को कम बताया तो फिर वो कम वैल्यू को हम लोग कंपेयर करेंगे एक्चुअल कंसिडरेशन के 110% से। ज्यादा बताया तो उसको नहीं लेंगे, फिर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही कंपेयर करेंगे। अगर वैल्यूएशन ऑफिसर ने वैल्यू को
कम बताया और वो कम वैल्यू 110% के अंदर आ रही है, ओके ये इसके 110% के अंदर आ रही है, तो फिर उस केस में हम लोग सिर्फ एक्चुअल कंसिडरेशन ले लेंगे। अगर वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू मान लो इससे भी कम आ रही है, तो फिर समझो 49 लाख आ रही, तो फिर अगेन हम लोग सिर्फ एक्चुअल कंसिडरेशन ले लेंगे। देन यहां पर भी एक पॉइंट जो हम लोग ने वहां पर भी देखा था सेक्शन 43 सीए के वक्त, आप डेट ऑफ अग्रीमेंट का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले सकते हो फॉर दिस कंपैरिजन पर्पसेस, अगर डेट ऑफ अग्रीमेंट या उसके पहले सम पोर्शन ऑफ द कंसिडरेशन हैज बीन रिसीव्ड बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम और अदर प्रिस्क्राइब मोड, तो वी कैन टेक द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट। अगर आपको कैश वैश में पैसा मिला तो वो नहीं चलेगा, फिर वो नहीं कंसिडर किया जाएगा। कुछ पोर्शन ऑफ कंसिडरेशन ये वाले मोड में से मिलना चाहिए। तो एसएससी को चॉइस है इन दोनों में से कौन सी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वो ले सकता है। देन यहाँ पर जिस सीक्वेंस में मैं क्लास में पढ़ा था उस सीक्वेंस में प्रोविजंस लिखे हुए हैं, तो बहुत सारे स्पेशल केसेस आगे और आने वाले हैं। सेक्शन 54 एंड सेक्शन 54F ये दो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपको पता है, रिलेटेड टू एग्जेम्पशंस फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। तो आप देख सकते हो इंडिविजुअल या एचयूएफ को अवेलेबल है। 54 इज अवेलेबल टू पर्सन हु इज सेलिंग अ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टिंग इन अनदर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। एक हाउस प्रॉपर्टी बेचकर दूसरी हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहा है। कितने हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकता है? कोई भी एक में। लेकिन यहाँ पर स्टार क्यों लगा हुआ है? क्योंकि एक स्पेशल प्रोविजन है कि यदि उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ रुपीज से कम है तो फिर ऐसे केस में वो 2 प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकता है और ऐसा ऑप्शन उसको एक ही बार मिलेगा लाइफ टाइम में। So instead of one, he can invest in 2 different residential house properties to take the benefit of this exemption. Okay, for example, उसको मान लो 1.5 करोड़ का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, उसमें से 1 करोड़ उसने एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, 50 लाख दूसरे में किया, तो दोनों का उसको बेनिफिट मिल जाएगा। ऐसा ऑप्शन वो लाइफ में एक ही बार ले सकता है, आगे से नहीं मिलेगा। देन नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का टाइम लिमिट क्या है? परचेस कर रहा है तो ओरिजिनल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के 1 ईयर के अंदर, मतलब बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर विद इन 1 ईयर उसने परचेस करना चाहिए। अगर परचेस कर रहा है तो विद इन 1 ईयर आफ्टर भी परचेस कर सकता है। एंड कंस्ट्रक्ट कर रहा है तो विद इन 3 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन यहाँ पर सीधा सीधा है, एलटीसीजी में से जितना इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टमेंट और एलटीसीजी विचएवर इज लेस। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में आप पैसा जमा कर सकते हो, रिटर्न ऑफ इनकम के ड्यू डेट के पहले जमा कर दो, सो दैट आपको उतना अमाउंट इन्वेस्टेड मान लिया जाएगा और बाद में जो 2 साल या 3 साल का पीरियड है उसके अंदर आप वहां से पैसा विड्रॉ करके आप यूज कर सकते हो। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम मतलब एक स्पेशल अकाउंट आप बैंक के पास मेंटेन करोगे फॉर डिपॉजिटिंग दिस कैपिटल गेन अमाउंट विच इज फर्दर सपोज टू बी इन्वेस्टेड फॉर द पर्पस ऑफ एग्जेम्पशन अंडर दीज सेक्शंस। लॉक इन पीरियड फॉर दिस प्रॉपर्टी इज 3 इयर्स एंड अगर लॉक इन पीरियड वायलेट किया 3 साल के अंदर अगर ये जो प्रॉपर्टी है इसको बेच दिया तो फिर इन दैट केस द अमाउंट exempt earlier will be reduced from the cost of acquisition of new asset, so then it will be reduced। तो आप देख सकते हो सेक्शन 54 में इसके अलावा एडिशनल कंडीशंस कुछ भी नहीं है, देयर आर नो फर्दर कंडीशंस। ओके, सिंपल काम है। आपको अगर गेन हुआ 35 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक घर बेचने पर और आपने दूसरे घर में 30 लाख इन्वेस्ट किया तो 30 लाख का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। और उसके बाद में अगर आप एक जो दूसरा घर है जिसमें आपने 30 लाख इन्वेस्ट किया था, आगे जाकर के वो वाले घर को आप 3 साल के अंदर बेच रहे हो तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से जितना आपको एग्जेम्पशन मिला था यहाँ पर वो माइनस हो जाएगा, मतलब वो 0 हो जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत यूजफुल सेक्शन है। आपको एग्जाम में सेक्शन 50C 14/2001 सेक्शन 54 ये सबका मिला करके कंबाइंड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देन सेक्शन 54F टॉक्स अबाउट इंडिविजुअल और एचयूएफ जो कि हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के और कोई एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं। ओके, एनी एसेट अदर देन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, नेचर ऑफ गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उनको सिर्फ एक ही रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने को अलाउड है, एक से ज्यादा अलाउड नहीं है। और यहाँ पर तो और भी कुछ कंडीशन हम देखेंगे। टाइम लिमिट सेम है बट यहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा उनको अमाउंट ऑफ नेट कंसिडरेशन। ओके, यहाँ पर उन्होंने कंसिडरेशन से कम इन्वेस्ट किया तो उनको सिर्फ प्रोपोर्शनल एग्जेम्पशन मिलेगा गेन में से। तो एग्जेम्पशन अवेलेबल इज इक्वल टू एलटीसीजी इनटू इन्वेस्टमेंट अपॉन नेट कंसिडरेशन और एलटीसीजी विचएवर इज लेस। ठीक है, एलटीसीजी इनटू इन्वेस्टमेंट अपॉन नेट कंसिडरेशन। फॉर एग्जांपल यहां पर आप देखिए एक्सपेंसेस हटाने के बाद कंसिडरेशन मिली 100 लाख, एलटीसीजी हुआ 35 लाख का। ओके, यहां तक के ये दोनों आपको सेम दिख रहे हैं, लेकिन
आपने 54 में भी 30 लाख इन्वेस्ट किया था तो पूरा 30 लाख का एग्जाम्शन मिल गया था। 54F में 30 लाख इन्वेस्ट किया तो आपको एग्जाम्शन कितना मिलेगा? आपने 100 लाख में से 30 लाख इन्वेस्ट किया ऐसा देखा जाएगा, मतलब आपने 30% इन्वेस्ट किया, 35 लाख का 30% मतलब कि 10.5 लाख रुपीज जो है उतना एग्जाम्शन मिल जाएगा 10.5 लाख का, और बाकी का पोर्शन जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। सेक्शन 54F में दो और कंडीशंस भी है कि ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओरिजिनल असेट असेसी शुड नॉट ओन मोर देन वन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी अदर देन द न्यू प्रॉपर्टी एक्वायर्ड अंडर दिस सेक्शन। एक से ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं रहना चाहिए, and no further purchase within 2 years or construction within 3 years of another residential property other than this property। ये प्रॉपर्टी के अलावा और एक प्रॉपर्टी आपने 2 साल में ना परचेस करना है ना 3 साल में कंस्ट्रक्ट करना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सो सेक्शन 54F थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट है, इसमें एग्जाम्शन भी थोड़ा कम मिलता है क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा कंसिडरेशन जितना इन्वेस्ट करना है, सेक्शन 54 में सिर्फ LTCG जितना इन्वेस्ट करना है। सो 54F में आपको हो सकता है कि कम जो है डिडक्शन मिलेगा, कम एग्जाम्शन मिलेगा। ये जो है ये ध्यान रखना, इसका स्कोप टोटली अलग अलग है, एक सेम टाइम पे 54 एंड 54F दोनों नहीं लग सकता है क्योंकि जो असेट आप बेच रहे हो वो ऑब्वियसली या तो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी रहेगा या तो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं रहेगा। यहाँ पर भी जो नया असेट है उसमें लॉक इन पीरियड 3 साल का है, और अगर लॉक इन पीरियड वायलेट किया तो आपको जो पहले गेन का एग्जाम्शन मिला उतना वायलेशन वाले ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा। ये सेक्शन 54F में लिखा हुआ है। सेक्शन 54 एंड 54F दोनों में जो हम न्यू हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो उससे संबंधित कुछ केस स्टडीज वगैरह है कि न्यू हाउस प्रॉपर्टी में आपने मान लो से ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के हिसाब से पोजीशन आपको मिल गया है, मतलब कि पार्ट परफॉर्मेंस में ट्रांसफर हो गया है आपके फेवर में, सिर्फ रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है तो भी आपने इन्वेस्ट कर दिया ऐसा मानेंगे। देन लैंड में इन्वेस्ट किया प्रॉपर्टी बनाने के लिए, वो भी अलाउड है। देन आपने अगर एग्जिस्टिंग आपकी बिल्डिंग पे फर्दर कंस्ट्रक्शन किया वो भी अलाउड है। आपने को ओनर से शेयर खरीद लिया वो भी अलाउड है। सो ये सब केस स्टडीज वगैरह आपको दी है सेक्शन 54 के नीचे, आप देखोगे बुलेट पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, तो उस तरीके से भी इन्वेस्टमेंट्स हो सकता है। अगर आपने 2 से ज्यादा प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर दिया तो 54F में तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन सेक्शन 54 में एक साल में आप 2 प्रॉपर्टीज का बेनिफिट ले सकते हो। 2 से ज्यादा में इन्वेस्ट कर दिया तो भी चलता है, बेनिफिट आप 2 का ले सकते हो प्रोवाइडेड आपका LTCG 2 करोड़ के अंदर है। अगर आप एक ही प्रॉपर्टी का बेनिफिट लेना चाहते हो तो फिर आप कोई भी एक प्रॉपर्टी का बेनिफिट लो जिसमें आपको मैक्सिमम एग्जाम्पशन मिल जाए। और एक चीज पे ध्यान दो, यहाँ पर इन इंडिया वर्ड लिखा है, तो इंडिया के बाहर की प्रॉपर्टी में जो इन्वेस्टमेंट किया उसका आपको यहाँ पर बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके, सो 54 एंड 54F ये क्वेश्चंस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस रहते हैं, इसलिए पहले करवा देता हूँ मैं क्लास में। देन गिफ्ट वाले केसेस में देखो, गिफ्ट में 2 टाइप के केसेस होते हैं। जब A B को गिफ्ट करता है तो उसमें 2 सिनेरियोज रहते हैं, या तो वो B के हाथ में गिफ्ट टैक्सेबल रहेगा या तो वो B के हाथ में गिफ्ट टैक्सेबल नहीं रहेगा। अगर B के हाथ में टैक्सेबल रहेगा तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपको याद है 50,000 के ऊपर का गिफ्ट मिला तो टैक्स लगता है, तो वहां से आपको टैक्स भरना पड़ेगा। फिर डायनेमिक्स अलग है, ओके, फिर जो हम पढ़ेंगे वो अलग है। यहां पर जो मैं आपको कुछ केसेस अभी बता रहा हूं, दीज आर द केसेस वेयर दिस गिफ्ट इज नॉट टैक्स्ड एट दैट टाइम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज फॉर मिस्टर बी, ओके, जो कि डोनी है या तो फिर हम बोल सकते हैं रेसिपिएंट ऑफ द गिफ्ट है। तो ए ने मान लो बी को असेट गिफ्ट किया तो उसको वो कैसे ट्रीट करते हैं, तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। गिफ्ट किया या अंडर इनहेरिटेंस बी को मिल रहा है, तो इस समय गिफ्ट को या अंडर अ विल जो ट्रांसफर होता है उसको ए के हाथ में ट्रांसफर नहीं मानते हैं। एट दिस स्टेज इट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, सेक्शन 47 में क्लियरली लिखा हुआ है इट इज नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांसफर। तो 2011 में किसी को कोई टैक्स नहीं लगेगा। फिर बी जब आगे बेचेगा, मान लो बी 2021 में बेच रहा है, तो बी के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो ए ने कॉस्ट में एक्वायर किया था वो ली जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ ए shall be considered as the cost of acquisition for B, and period of holding for B will include the period of holding of the previous owner, तो ये भी इंक्लूड करेंगे एंड ये तो इंक्लूड करेंगे। तो ऐसा देख करके फिर जज किया जाएगा कि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है या शॉर्ट टर्म। तो इंडेक्सेशन का यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 2 चीजें रहती हैं। कॉस्ट तो आपने 20 लाख रुपए 2005 के ले लिया, लेकिन अगर आप इंडेक्सेशन वाले प्रोविजन का लिटरल इंटरप्रिटेशन करोगे तो आपको डिनोमिनेटर में उस साल का इंडेक्स लेना चाहिए इन विच द असेट वाज फर्स्ट हेल्ड बाय द असेसी। यहाँ पर असेसी है मिस्टर बी, उसने फर्स्ट टाइम असेट को होल्ड किया था 11-12 में, तो फिर उस हिसाब से फिर 184 डिनोमिनेटर में लेते हैं एज पर लिटरल इंटरप्रिटेशन।
लेकिन ये लॉजिकल भी लगता है और कोर्ट में भी चैलेंज किया गया, एंड बॉम्बे हाई कोर्ट एंड दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि आप इंडेक्सेशन जो है उसमें यू कैन टेक इंडेक्सेशन फ्रॉम द ईयर इन विच द असेट वाज फर्स्ट हेल्ड बाय द प्रीवियस ओनर। तो प्रीवियस ओनर ने तो 2005 में खरीदा था जहां की आप कॉस्ट ले रहे हो, तो 117 का आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट आई मीन बेस ले सकते हो। ओके, तो ये एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है अपने को। इंडेक्सेशन का जो बेस है वो हाई कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से प्रीवियस ओनर के डेट ऑफ एक्विजिशन के हिसाब से लिया जा सकता है, और लिटिल इंटरप्रिटेशन ऑफ अगर एक्ट करेंगे तो फिर उसमें जो असेसी ने फर्स्ट टाइम होल्ड किया वहां से लिया जाता है। एग्जाम में आप ऐसा करो, मैं सजेस्ट करूंगा कि हाईकोर्ट डिसीजन के हिसाब से करो, और नीचे नोट में आप लिटिल इंटरप्रिटेशन का ऑल्टरनेटिव लिख दो। देन अगर गिफ्ट बाद में मिला, मतलब बस 2 साल पहले मिला, तो भी पीरियड ऑफ होल्डिंग हम लोग कहां से देखते हैं, हम लोग पीरियड ऑफ होल्डिंग प्रीवियस ओनर के डेट से देखते हैं, इसलिए इट विल बी कंसिडर्ड एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो गिफ्ट की डेट अब उतनी इंपॉर्टेंट नहीं बचती है, बस इंडेक्सेशन का फर्क है। जैसे यहां पर 117 लेना है कि 289 लेना है, बस वो चॉइसेस अवेलेबल हैं। नेक्स्ट, अगर गिफ्ट मिलने के बाद में अगर करंट ओनर ने कुछ इंप्रूवमेंट करवाया, तो इंप्रूवमेंट की कॉस्ट इनकर किया, तो इंप्रूवमेंट की कॉस्ट का भी डिडक्शन मिलेगा अलोंग विद इंडेक्सेशन, क्योंकि असेट लॉन्ग टर्म बन चुका है पीरियड ऑफ होल्डिंग के हिसाब से। इंप्रूवमेंट कब कराया वो मैटर नहीं करता है, इंडेक्सेशन बेनिफिट उस पर मिलेगा। देन ये सब में आपको दिख रहा है कि यहां पर स्टार लगा हुआ है ना, 117 पे स्टार, क्योंकि दूसरा ऑल्टरनेटिव है उसकी जगह 184 हो सकता था। देन अगर प्रीवियस ओनर ने ही इंप्रूवमेंट करवाया था, प्रीवियस ओनर ने ही अगर इंप्रूवमेंट करवाया था, लेकिन 1 अप्रैल 2001 के बाद में, हाँ 1 अप्रैल 2001 के पहले के इंप्रूवमेंट का कोई वैल्यू नहीं है, 1 अप्रैल 2001 के बाद यदि प्रीवियस ओनर ने इंप्रूवमेंट करवाया, तो फिर क्या होता है, आप देख सकते हैं कि वो उस इंप्रूवमेंट कॉस्ट का भी डिडक्शन करंट ओनर को मिल जाएगा अगर उसको असेट गिफ्ट में मिला है इस तरीके से तो। लेकिन इंप्रूवमेंट कॉस्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं है, उसमें 184 लेने का कोई जरूरत नहीं है। इंप्रूवमेंट कॉस्ट में डिनोमिनेटर में आप उसी साल का बेस लोगे, उसी साल का इंडेक्स लोगे इन विच द कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट टुक प्लेस, रादर इन विच द इंप्रूवमेंट टुक प्लेस। इंप्रूवमेंट कब हुई, 2008-9 में हुई, तो 2008-9 का अगर कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 137 है तो आप डिनोमिनेटर में 137 ही लोगे। ठीक है, यहां पर कोई ऑल्टरनेटिव, यहां पर कोई स्टार नहीं लगाया मैंने, ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में 117 या 184 का लिटिल इंटरप्रिटेशन के कारण इशू है। ओके, तो ये मैंने आपको ये जो केस नंबर 21 और 22 इसमें आप देख सकते हो लिटिल इंटरप्रिटेशन भी किया, तो बस ये 184 जो है ये आ गया 117 की जगह, और 137 तो अपनी जगह पे फिक्स्ड है, ये 184 नहीं बन जाता है। देन ऐसे करते करते हम लोग बहुत सारे केसेस किए थे क्लास में। अब इसमें देखिए प्रीवियस ओनर ने असेट एक्वायर किया, उसने इंप्रूवमेंट किया, फिर गिफ्ट किया, फिर करंट ओनर ने इंप्रूवमेंट किया, फिर सेल किया, तो उसको दोनों इंप्रूवमेंट का डिडक्शन मिल जाएगा, सिंपल सिंपल है ना। 4 लाख इंटू 317 अपॉन 148 और ये 6 लाख इंटू 317 अपॉन 240, एकदम सीधा सीधा है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्रीवियस ओनर के लेगा, डिनोमिनेटर में जो इंडेक्स है वो उस साल का भी ले सकता है हाईकोर्ट डिसीजन के हिसाब से, या लिटरल इंटरप्रिटेशन के हिसाब से यहाँ पर 184 भी पॉसिबल है। देन यहां पर देखिए प्रीवियस ओनर ने 1 अप्रैल 2001 के पहले एक्वायर किया था, फिर गिफ्ट किया करंट ओनर को, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में प्रीवियस ओनर की जो 1/4/2001 के पहले की कॉस्ट है उसको कंपेयर करेंगे फेयर मार्केट वैल्यू से। ठीक है, फेयर मार्केट वैल्यू से विच एवर इज हायर वो हम लोग ले सकते हैं, 10 लाख और 20 लाख विच एवर इज हायर। ठीक है, और फिर उस हिसाब से 20 लाख ले लिया उसमें, उसके बाद में इंडेक्सेशन, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हाँ यहां पर भी चॉइस है, 100 की जगह 160, 100 की जगह 301 ले सकते हैं ना, जिस साल गिफ्ट किया उस साल का डिनोमिनेटर में। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट प्रीवियस ओनर ने इनकर किया तो भी लेंगे, हमने इनकर किया तो भी लेंगे, बस 1/4/2001 के बाद रहना चाहिए। तब ऐसे और केसेस देखो, प्रीवियस ओनर ने 1/4/2001 के पहले गिफ्ट कर दिया था तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर अगेन हम लोग ये दोनों में से विच एवर इज हायर लेंगे, फिर यहां पर कोई चॉइस नहीं है ना, 100 ही बेस लेना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बी ने इनकर किया तो वो ले लेगा। केस नंबर 26, इसमें देखो ध्यान से क्या हुआ, और 2001 के पहले प्रीवियस ओनर ने खरीदा था, उसने इंप्रूवमेंट किया, फिर उसने गिफ्ट किया, फिर करंट ओनर ने पहली बार इंप्रूवमेंट किया, फिर 2001 के बाद करंट ओनर ने इंप्रूवमेंट किया, फिर बेचा। तो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड केस रहे बहुत सिंपल है। देखो कंसिडरेशन आपने उठा लिया 60 लाख रुपीस, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन
आपको यहाँ पर चॉइस है 5 लाख लेना कि 8 लाख लेना, तो आपने लिया 8 लाख, है ना, इंटू 317/100, या 100 ही लेना पड़ेगा क्योंकि गिफ्ट वाले ईयर का कोई अलग इंडेक्स नहीं है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, तो इसमें आपको ये पता रहना चाहिए कि 1 अप्रैल 2001 के पहले जितने भी इंप्रूवमेंट हुए हैं वो हम लोग कैपिटल गेन कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ ये वाला इंप्रूवमेंट अलाउड रहेगा जिसने भी किया। तो 6 लाख इंटू 317/219 ऐसा। देन यहां पर प्रोविजन मैंने लिखा है कि जो गिफ्ट देने पर टैक्स लगता है रेसिपिएंट के हाथ में, रेसिपिएंट को टैक्स लगता है। कब लगता है? अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, या मूवेबल प्रॉपर्टी है इनमें से कोई, याद है बस 10 पीजे, ये जो एक्रोनिम हमने बनाया था, बुलियन, ज्वेलरी, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज एंड आर्ट, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, इसमें से कोई आइटम अगर है जो साल भर में जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 से ज्यादा हो गई है, तो फिर रेसिपिएंट के हाथ में पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाता है गिफ्ट का। अगर विदाउट कंसिडरेशन दिया तो फिर तो पूरा टैक्सेबल हो जाता है। तो ऑलरेडी आप देख सकते हो जैसे कि 2 लाख रुपीज जो है, 2 लाख की मान लो कोई प्रॉपर्टी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू की कोई प्लॉट ऑफ लैंड असेसी को गिफ्ट में मिली है, तो ऑलरेडी 2 लाख रुपीज तक के तो उसकी इनकम टैक्स हो चुकी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो आगे के लिए अब उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2 लाख मानेंगे, और फिर उसके ऊपर जो उसने गेन कमाया दैट विल बी हिज कैपिटल गेन। तो ऐसे केस में क्या होता है, देखो मैंने आपको यहां पर समझाया है, अगर ये गिफ्ट टैक्सेबल है अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ओके, एक फ्रेंड ने एसएससी को गिफ्ट किया है, आपको पता है नॉन रिलेटिव गिफ्ट करता है तो ही टैक्सेबल होता है। फ्रेंड ने एसएससी को गिफ्ट किया है तो फिर हम लोग फ्रेंड का कॉस्ट और फ्रेंड का कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट वगैरह नहीं देखते, और क्योंकि गिफ्ट टैक्सेबल है ना एसएससी के हाथ में, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मोर देन 50,000, तो अगर ये गिफ्ट ऑलरेडी टैक्सेबल है तो फिर पीरियड ऑफ होल्डिंग हम लोग कहां से गिनेंगे? 1 अप्रैल जब से गिफ्ट मिला, जब से एसएससी के हाथ में आया तब से गिनेंगे। ओके, 1/4/2021 से गिनेंगे till 10th October 2021. So this becomes basically a short term capital asset. फिर इसने 10 लाख का जो गिफ्ट मिला था वो 12 लाख में बेचा, तो 12 माइनस 10 ओनली 2 लाख विल बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हियर। प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी नहीं लेना है, प्रीवियस ओनर का पीरियड ऑफ होल्डिंग भी कंसीडर नहीं करना है, प्रीवियस ओनर का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी नहीं लेना है। यहां पर ऐसे केस में यदि गिफ्ट सेक्शन 56(2)(10) के हिसाब से टैक्सेबल हो जाता है तो हम लोग तो हम लोग गिफ्ट वाले दिन का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जिसको गिफ्ट की कैलकुलेशन पे कंसीडर किया उसी को आगे के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लेते हैं। तो ये मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। बिल्डिंग का केस आप देख सकते हो, बिल्डिंग अगेन फ्रेंड ने 1 मई 2019 को गिफ्ट किया, उसके बाद में हमने इंप्रूवमेंट किया, तो अगेन आप देख सकते हो कि गिफ्ट किया, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 10 लाख है, तो वही बात है कि पूरा 10 लाख रुपीस रेसिपिएंट के हाथ में तो टैक्सेबल रहेगा, है ना, पूरा 10 लाख रुपीस रेसिपिएंट के हाथ में तो टैक्सेबल रहेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो पीरियड ऑफ होल्डिंग हम लोग जब से गिफ्ट मिला वहां से देखेंगे, तो यहाँ पर पीरियड ऑफ होल्डिंग हैज बिकम मोर देन 24 मंथ्स, सो इट बिकम्स अ लॉन्ग टर्म कैपिटल सेट, तो इंडेक्सेशन मिल जाएगा। 10 लाख पे इंडेक्सेशन 280 यही से मिलेगा इंटू 317/289, और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बाद में क्या, तो इसका भी इंडेक्सेशन मिल जाएगा। लेकिन ये जो प्रीवियस ओनर ने जो खर्चे वर्चे किया उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, आई मीन वो कॉस्ट में नहीं लिया जाएगा, ये वैल्यू ले लेंगे क्योंकि इस वैल्यू तक के ऑलरेडी टैक्स लग चुका है ना, इसीलिए। देन गिफ्ट में हम लोग ये भी पढ़े थे बेटा कि अगर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए गिफ्ट दिया जा रहा है तो भी गिफ्ट होता है, गिवन दैट द डिफरेंस बिटवीन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड द कंसिडरेशन इज मोर देन 50,000 रुपीज एंड ऑल्सो मोर देन 10% ऑफ द कंसिडरेशन, है ना, जो डिफरेंस है वो 10% ऑफ कंसिडरेशन से ज्यादा रहना चाहिए एंड 50,000 से ज्यादा रहना चाहिए, तो फिर वो डिफरेंस टैक्सेबल हो जाता है। तो ऑलरेडी जैसे आप यहां पर देख सकते हो कि 10 लाख की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वाली प्रॉपर्टी, मान लो फ्रेंड ने आपको 3 लाख में गिफ्ट किया, 3 लाख में दिया है, तो आपके लिए यहां पर क्या क्या हम बोल सकते हैं, 7 लाख रुपीज जो है वो 7 लाख रुपीज क्या हो गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो गया, है ना, क्योंकि 10 लाख माइनस 3 लाख, 7 लाख रुपीज इज द difference between the stamp duty value and the consideration, okay, which is clearly more than 50,000 and more than 10% of the consideration. तो फ्रेंड को कॉस्ट कितनी है वो छोड़ दो, अभी वो कोई काम की नहीं, ये यहाँ पर 7 लाख आपके हाथ में टैक्सेबल हो गया, और ये गिफ्ट अमाउंट जिस बेसिस पे ये टैक्स निकाल लिए हैं अब ये आगे के लिए बन जाता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, दिस इज नाउ फर्दर डीम्ड टू बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन।
तो आगे जाकर के अगर ये एसेट को 11 लाख में बेचा तो हम बोलेंगे कि सिर्फ इतना सा शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 11 लाख माइनस 10 लाख वाले लेवल पे। और ऐसा ही मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में भी होगा। तो आप देख सकते हो यहां पर उसका भी केस नंबर 29 बना के दिया हुआ है। ओके, फ्रेंड ने एसएससी को मान लो गिफ्ट दिया है 6 लाख कंसिडरेशन पे 10 लाख रुपए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू की चीज, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में 4 लाख आ जाएगा और आगे के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10 लाख ली जाएगी। ओके, 10 लाख रुपीज पीरियड ऑफ होल्डिंग यही से गिना जाएगा। सो इट विल बी अ इन द हैंड्स ऑफ फ्रेंड। अच्छा, फ्रेंड के हाथ में तो क्या होगा, यहां से यहां तक, क्योंकि फ्रेंड ने भी तो बेचा है ना, फ्रेंड ने भी यहां पर फ्री में ट्रांसफर नहीं किया, तो फ्रेंड के हाथ में भी टैक्स लगेगा सबसे पहले, है ना। तो फ्रेंड के हाथ में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ली जाएगी एज अ कंसिडरेशन माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। लेकिन एसएससी के एंगल से अब पीरियड ऑफ होल्डिंग यहां से काउंट होगा 1 अप्रैल 2021 से 10 अक्टूबर 2021। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट रहेगा तो 12 लाख सेल वैल्यू माइनस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच वाज कंसीडर्ड फॉर गिफ्ट वैल्यूएशन, 12 लाख माइनस 10 लाख, ऐसा करके 2 लाख रुपीज एसएससी के हाथ में टैक्सेबल रहेगा। ठीक है, इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज विल बी आल्सो टैक्स्ड एट द रेट ऑफ रुपीज 4 लाख, 10 लाख माइनस गिफ्ट वैल्यू। सेक्शन 50C हमने पढ़ लिया, कंसिडरेशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन 110% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन। एक सेक्शन 50CA है जो बोलता है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ अनकोटेड शेयर्स कंसिडरेशन इज टेकन एज द फेयर मार्केट वैल्यू इफ फेयर मार्केट वैल्यू इज मोर देन द एक्चुअल कंसिडरेशन, अगर आपने कम दिखाया कंसिडरेशन तो। एंड बाकी कोई एसेट में भी कंसिडरेशन विल बी टेकन एज द फेयर मार्केट वैल्यू इफ द कंसिडरेशन इज अदरवाइज नॉट असर्टेनेबल। देन अभी भी बहुत सारे स्पेशल केसेस बचे इस चैप्टर में, ये तो बेसिक वाली चीजें हुई, अब बहुत सारे स्पेशल केसेस बचे जो ये नोट्स में मैक्सिमम कवर्ड है और जो नहीं है हम लोग बाद में बुक में से देख सकते हैं। ईएसओपी शेयर्स जो रहते हैं इफ इट इज सोल्ड फर्दर बाय द एम्प्लॉय, तो हम लोग ने सैलरी चैप्टर पढ़ते वक्त भी बात किया था सबसे स्टार्टिंग में आज कि अगर मान लो 50 रुपए के मार्केट वैल्यू के शेयर्स 20 रुपए में, ये 20 रुपए का एक्सरसाइज प्राइस एम्प्लॉय को दिया गया, तो एम्प्लॉय के हाथ में ऑलरेडी परक्विजिट बोल करके सैलरी हेड में 30 रुपए टैक्स हो चुका है, तो आगे के लिए जब उसका कैपिटल गेन निकालेंगे तो 50 रुपीज विल बी डीम्ड एज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, है ना, 50 रुपए को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानेंगे आगे के लिए। ईएसओपी में क्या होता है कि आगे उसने अगर शेयर सेल नहीं किया, गिफ्ट किया, तो भी उसको सेल मानते हैं, है ना। ये एक स्पेशल केस है जहां पर गिफ्ट किया तो भी उसको ट्रांसफर मानते हैं। नॉर्मली गिफ्ट दिया फ्री में तो उसको ट्रांसफर नहीं मानते, बट ये एक ओनली केस है जहां पर ईएसओपी या स्वेट इक्विटी शेयर एम्प्लॉय को मिल रहे हैं और वो अगर उसको गिफ्ट कर रहे हैं किसी और के फेवर में तो ट्रांसफर मानते हैं। तो गिफ्ट देने वाले दिन जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो कंसिडरेशन मानते हैं एंड एक्सरसाइज डेट के दिन का फेयर मार्केट वैल्यू कॉस्ट मानते हैं। तो यहाँ पर दोनों डीम्ड आइटम रहते हैं, है ना, 90 इज डीम्ड टू बी द कंसिडरेशन एंड 50 इज डीम्ड टू बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो 40 रुपीज का इस तरीके से कैपिटल गेन आता है और ये 30 रुपीज सैलरी हेड में तो पहले अदरवाइज टैक्सेबल था ही। देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पढ़ते वक्त ये एक एडवांस फोरफीचर का एक स्पेशल कंसेप्ट हम लोग देखते हैं कि अगर सेलर ने उस प्रॉपर्टी को किसी के साथ में और किसी और के साथ में भी डील किया था और कॉन्ट्रैक्ट किया था कि उसको बेचेगा, सामने वाले से एडवांस लिया था लेकिन सामने वाले पार्टी ने डिफॉल्ट किया, बाद में खरीदा नहीं, तो अगर एसएससी ने उसका एडवांस फोरफिट किया है, एसएससी ने खुद ने, ठीक है, प्रीवियस ओनर का नहीं, एसएससी ने खुद ने अगर एडवांस फोरफिट किया है 1 अप्रैल 2014 के पहले का एडवांस, पहले का फोरफिचर है, तो वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस करके फिर हम लोग इंडेक्सेशन वगैरह लेंगे। लेकिन अगर 1 अप्रैल 2014 के बाद का है, देखो अगर फोरफिचर अमाउंट कॉस्ट से भी ज्यादा है तो पूरा अमाउंट माइनस हो जाएगा, कॉस्ट जीरो हो जाएगी, एक्स्ट्रा अमाउंट टैक्सेबल नहीं रहेगा, कैपिटल रिसीट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। 1 अप्रैल 2014 के पहले का है। अगर 1 अप्रैल 2014 के बाद एडवांस फोरफिट किया तो अब क्या होता है, नाउ इट इज टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ओके, इन द प्रीवियस ईयर इन व्हिच इट इज फोरफिटेड। तो अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में उसको अब माइनस नहीं करते 1 अप्रैल 2014 के बाद के फोरफिचर अमाउंट को, ओके। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस प्रीवियस ईयर 15-16 का 2 लाख रुपए हो जाएगा और जब आप बेच रहे हो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले रहे हो तो आप सिंपली ये 5 लाख लोगे, कॉस्ट में से माइनस नहीं करोगे। अगर ये ज्यादा रिकवर हुआ, कॉस्ट से ज्यादा फोरफिट किया तो भी अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब ये पूरा का पूरा 6 लाख विल बी टैक्सेबल। अगर दोनों टाइम किया तो अब ये तो सिर्फ केसेस है, मतलब जो पहले वाला है उसको कॉस्ट में से माइनस करेंगे और जो बाद वाला है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल रहेगा, कॉस्ट में से माइनस नहीं होगा।
तो ये एक और केस देख लो, केस नंबर 37 तक पहुंच गए मजाक मजाक में। यहां पर क्या लिखा हुआ है कि अगर फ्रेंड ने एक्वायर किया था, फ्रेंड ने एडवांस फॉरफिट किया, फिर फ्रेंड ने गिफ्ट किया 2010 में, मतलब कोई दूसरे प्रीवियस ओनर ने गिफ्ट किया, यहां पर गिफ्ट किया तो अपनी मर्जी से ये नहीं मान लेना कि सेक्शन 56(2)(10) एप्लीकेबल हो रहा है। ठीक है, 2010 में कौन सा प्रोविजन था हमको वो याद रखने की जरूरत नहीं है। सो अनलेस इट इज गिवन दैट दैट गिफ्ट हैज बीन टैक्स्ड अंडर सेक्शन 56(2)(10) या प्रीवियस या 2120 या 2021 का ही केस दिया है तो बात अलग है। 2010 में वो वाला प्रोविजन एप्लीकेबल था कि नहीं था उसकी चिंता नहीं करना है। तो यहां पर हम लोग फ्रेंड की कॉस्ट लेंगे 8 लाख रुपीस, लेकिन एडवांस फॉरफीचर फ्रेंड वाला माइनस नहीं करेंगे। देखो ये 2 लाख को हमने माइनस नहीं किया, माइनस क्या, सिर्फ हमने जो फॉरफिट किया था, हम कौन है, ए, ओके, जिसको गिफ्ट मिल रहा है, द करंट ओनर जो आगे सेल कर रहा है। तो ए ने जितना फॉरफिट किया था 1 अप्रैल 2014 के पहले, तो उतना ही 1/4 के पहले, है ना, ए ने जितना फॉरफिट किया था उतना एडवांस माइनस करेंगे। उसके बाद जो ए ने फॉरफिट किया वो तो अदर सोर्सेस हेड में टैक्सेबल है, आपको पता है। फ्रेंड ने जो फॉरफिट किया वो टैक्स से बच गया, है ना, इट हैज गॉन टैक्स फ्री, उस पर टैक्स नहीं लग पाया क्योंकि फ्रेंड ने बाद में गिफ्ट कर दिया था। तो आपको लिखा है, ये समरी है, 1 अप्रैल 2014 के पहले का रहा तो रिड्यूस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अगर एडवांस फॉरफीचर कॉस्ट से भी ज्यादा है तो एक्सेस अमाउंट इज नॉट टैक्सेबल, इट इज ट्रीटेड एज अ कैपिटल रिसीट। 1 अप्रैल 2014 के पहले का प्रीवियस ओनर ने फॉरफिट किया तो नो इफेक्ट ऑन करंट ओनर्स कैपिटल गेन कैलकुलेशन। और उसके बाद का है तो फिर तो अब वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इंक्लूड हो जाएगा अंडर सेक्शन 56, कैपिटल गेन पे इफेक्ट नहीं आएगा। प्रीवियस ओनर ने 1 अप्रैल 2014 के बाद अगर फॉरफिट किया तो उसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, करंट ओनर की कैलकुलेशन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। देन सेक्शन 54 ईसी, हम लोग सेक्शन 54 और 54F देखे थे थोड़ी देर पहले। 54 ईसी टॉक्स अबाउट एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन स्पेशल बॉन्ड्स ऑफ NHAI, RECL, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यहां पर अगर आपने इन्वेस्ट किया है LTCG को तो आपको मैक्सिमम 50 लाख रुपीस पर एनम तक का आपको एग्जेम्पशन मिल जाता है। LTCG और अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और 50 लाख रुपीस विच एवर इज लीस्ट, उतना आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। कैपिटल गेन होने के 6 महीने के अंदर, ट्रांसफर असेट ट्रांसफर होने के 6 महीने के अंदर आपको ये इन्वेस्ट करना चाहिए। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का बेनिफिट नहीं क्योंकि सिर्फ 6 महीने का टाइम है। लॉक इन पीरियड 5 साल का है। अगर 5 साल के अंदर ये वाले बॉन्ड्स को आपने बेच दिया तो फिर जो गेन पहले एग्जेम्प्ट हुआ था वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, यहां पर सिर्फ लैंड या बिल्डिंग वाले एसेट को अगर ट्रांसफर करके आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो अवेलेबल है। सेक्शन 54 एंड 54F जो पहले पढ़ा था, दैट वाज अवेलेबल ओनली टू इंडिविजुअल और HUF, दिस इज अवेलेबल टू एनी पर्सन। ओके, सेक्शन 54 EC जो है इट इज अवेलेबल टू एनी पर्सन, इवन टू फर्म और कंपनी, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। देन ये दोनों सेक्शन उतने इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, 54B एंड 54D। 54B में अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड के ट्रांसफर पर अगर आपको गेन हुआ है 2 साल यूज करने के बाद में, तो फिर आप नए अर्बन या रूरल एग्रीकल्चरल लैंड में इन्वेस्ट कर दो 2 साल के अंदर, और 3 साल का उसमें होल्डिंग पीरियड है, लॉक इन पीरियड है, तो उसके बाद में आप उसको बेच सकते हो। अगर आपने 3 साल के अंदर बेच दिया तो कॉस्ट जो आपको पहले एग्जेम्पशन मिला था उतना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस कर देंगे। सेक्शन 54D बात करता है लैंड या बिल्डिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एक्वायर्ड अंडर कंपल्सरी एक्विजिशन। तो ऐसे केस में जिसको आप 2 साल से मिनिमम यूज कर रहे थे तो उसको आपने फिर जो पैसा मिला आपको गेन, उसको आपने कहां पर इन्वेस्ट किया, इन अनदर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। ओके, दूसरे इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लैंड और बिल्डिंग के लिए इन्वेस्ट किया है 3 साल के अंदर, तो फिर आपको कैपिटल गेन या अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच एवर इज लोअर उतना आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। सो यहाँ पर भी 3 साल का लॉक इन पीरियड है। ये दोनों सेक्शन उतने इंपॉर्टेंट नहीं जितने कि पहले के 3 वाले थे। देन ये सेक्शन 1037, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड अगर कंपल्सरी एक्विजिशन में गई मिनिमम 2 साल यूज करने के बाद में 1 अप्रैल 2004 के बाद, तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा उस पर जो भी गेन है। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि रूरल एग्रीकल्चरल लैंड तो कैपिटल असेट ही नहीं है, तो उसके कंपल्सरी एक्विजिशन वगैरह पे आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ऑलराइट, तो ये अभी तक के क्या क्या कंसेप्ट किए थे ये डिस्कस किया है क्लास में। अब हम लोग देखेंगे कि केसेस विच आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, जो थियोरी है ना इसके हम लोग को कुछ चीजें देखना है। केसेस विच आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर,
तो कुछ केसेस होते हैं जब कोई पर्सन ने गिफ्ट या विल में किसी को दिया है ना। देखो यहाँ पर प्रीवियस ओनर ने अगर न्यू ओनर को एसेट ट्रांसफर किया है, ओके, एसेट चेंज नहीं हो रहा है लेकिन ओनर चेंज हो रहा है। ट्रांजैक्शन देखिए कौन सी कवर्ड है, गिफ्ट या विल या अंडर लिक्विडेशन, कंपनी ने शेयर होल्डर्स को दिया है तो उस समय कंपनी के हाथ में टैक्स नहीं लगेगा, या एचयूएफ ने पार्टीशन में मेंबर्स को दिया है, होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी को दिया है, सब्सिडरी ने होल्डिंग को दिया है, अमलगमेटिंग कंपनी ने अमलगमेटेड कंपनी को दिया है, डीमर्ज्ड कंपनी ने रिजल्टिंग कंपनी को दिया है। ऐसे अगर केसेस हैं तो ये वाले सिनेरियोज में आप देख सकते हो कि प्रीवियस ओनर को टैक्स नहीं लगेगा, ट्रांसफर नहीं मानेंगे। तो क्या क्या चीजें हैं, ट्रांसफर नहीं मानेंगे, कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा, न्यू ओनर के लिए जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ली जाएगी। ओके, प्रीवियस ओनर ने जितने में खरीदा था, जो हमने देखा थोड़ी देर पहले। एंड पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ न्यू ओनर विल इंक्लूड द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ प्रीवियस ओनर। तो ये सभी केसेस में ये बात एप्लीकेबल है। देन इफ प्रीवियस असेट इज कन्वर्टेड इनटू न्यू असेट, जैसे कि अगर अमलगमेटिंग कंपनी के शेयर्स के बदले में शेयर होल्डर को अमलगमेटेड कंपनी के शेयर्स मिल रहे हैं, तो ऐसे केस में अगेन उसको ट्रांसफर नहीं मानते हैं। अमलगमेशन की कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, एटलीस्ट 75% ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ अमलगमेटिंग कंपनी शुड अग्री टू बिकम द शेयर होल्डर्स ऑफ द अमलगमेटेड कंपनी। वैसे ही डीमर्जर के केस में, ओके, अगर शेयर्स अलॉट किए जा रहे हैं रिजल्टिंग कंपनी के, किसको, डीमर्ज्ड कंपनी के शेयर होल्डर को, तो उसको भी ट्रांसफर नहीं मानते हैं। डिबेंचर, डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स या बॉन्ड्स अगर शेयर्स या डिबेंचर्स में कन्वर्ट होते हैं तो उसको भी ट्रांसफर नहीं मानते हैं। तो ये सभी केसेस में प्रीवियस प्रेफरेंस शेयर्स अगर इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होते हैं तो भी ट्रांसफर नहीं मानते हैं। ये सभी केसेस में जो प्रीवियस असेट की कॉस्ट है उसको हम लोग न्यू असेट की कॉस्ट मान लेते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ न्यू असेट इज डीम्ड एज द कॉस्ट एट विच द ओल्ड असेट वाज एक्वायर्ड। बस डीमर्जर के केस में हम लोग प्रोपोर्शनेटली कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि डीमर्ज्ड कंपनी के शेयर्स भी अभी भी जिंदा है एंड रिजल्टिंग कंपनी के भी शेयर्स आ गए हैं। तो डीमर्ज्ड कंपनी के जो असेट्स थे, ओरिजिनल असेट्स मान लो 100 के थे, उसमें से 40 के असेट्स उन्होंने रिजल्टिंग कंपनी को दिया है, और डीमर्ज्ड कंपनी के शेयर्स की कॉस्ट थी मान लो 10, तो रिजल्टिंग कंपनी के शेयर्स की कॉस्ट मान ली जाएगी 4 एंड डीमर्ज्ड कंपनी के शेयर्स की कॉस्ट मान ली जाएगी 10 - 4 दैट इज 6। मतलब कि कॉस्ट आपको ज्यादा नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ वो शेयर के बदले में अब नई कंपनी के भी शेयर मिल गए, वो शेयर्स तो अभी भी हैं, तो वो वाले शेयर्स की कॉस्ट कम हो जाएगी, ये वाले शेयर्स की थोड़ी कॉस्ट आ जाएगी। पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ न्यू असेट विल इंक्लूड द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ ओल्ड असेट एंड कैपिटल गेन लायबिलिटी एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन एप्लीकेबल नहीं है इस टाइप का अगर ट्रांजेक्शन होता है तो। ठीक है, देन और कौन से केसेस है जहां पर ट्रांसफर नहीं मानते हैं। एक फिर तो कंसोलिडेटिंग स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड वगैरह भी आपके सिलेबस में है, जो कि न्यू सिलेबस से इन्होंने हटा दिया है। एक बार आप लोग भी एक काम करना, मॉड्यूल में देखना आपके भी मॉड्यूल में है कि नहीं है। ओके, आपके कैप्स की बुक में तो थी लेकिन आपके मॉड्यूल में है कि नहीं है। कंसोलिडेटिंग स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड, गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कंसोलिडेटेड स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड, है ना। तो उसमें अगर असेट्स उन्होंने ट्रांसफर किया तो यहाँ पर देखा था ना, यूनिट्स ऑफ कंसोलिडेटिंग स्कीम, उसके बदले में यूनिट्स ऑफ कंसोलिडेटेड स्कीम का मिलता है। तो वो शायद आप नए सिलेबस में तो हटा दिया, आपके इसमें से हटाया कि नहीं आप देख लेना। अदर केसेस, अगर एक नॉन रेसिडेंट दूसरे नॉन रेसिडेंट को इंडिया के बाहर रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड अगर सेल करता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर नहीं मानेंगे। वैसे एक नॉन रेसिडेंट इंडिया के बाहर दूसरे नॉन रेसिडेंट को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रांसफर करता है तो उसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे। ठीक है, आरबीआई ने अगर गोल्ड बॉन्ड का रिडेम्पशन किया तो उसको भी ट्रांसफर नहीं मानेंगे। ओके, कुछ स्पेशल गोल्ड बॉन्ड्स है वहां पर। देन अगर कोई पर्सन ने कोई वर्क ऑफ आर्ट, कोई बुक या तो फिर कोई प्रीशियस कोई ऐसा आइटम गवर्नमेंट को, म्यूजियम या यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर किया है तो ट्रांसफर नहीं मानेंगे। एंड मॉर्गेज ऑफ प्रॉपर्टी अंडर द ट्रांजेक्शन ऑफ रिवर्स मॉर्गेज, उसको भी ट्रांसफर नहीं मानते हैं। आपको पता है रिवर्स मॉर्गेज में जब प्रॉपर्टी आप मॉर्गेज कर रहे हो तब सेल नहीं कर रहे, अगर आप लोन चुका दोगे तो प्रॉपर्टी वापस मिल सकती है, तो इसलिए तब उसको ट्रांसफर नहीं मानते हैं। ये चीजें आपको दी हैं। अब आगे बढ़ते हैं, स्लम सेल, सेक्शन 50B। स्लम सेल में क्या लिखा हुआ है, कंसिडरेशन इज कैलकुलेटेड फॉर द होल यूनिट, है ना, जहां पर पूरे बिजनेस के यूनिट को खरीदा जा रहा है या बेचा जा रहा है, उसको हम लोग स्लम सेल बोलते हैं। कंसिडरेशन इज नॉट असाइन टू इंडिविजुअल असेट्स और लाइबिलिटीज, पूरा बिजनेस यूनिट बेचा जा रहा है एज अ गोइंग कंसर्न। तो ऐसे केस में सेल वैल्यू तो सिंपल है, जो कंसिडरेशन आपको मिल रही है
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज द नेटवर्थ ऑफ द यूनिट। नेटवर्थ मतलब कि असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। असेट्स की वैल्यू कैसे लेना, डेप्रिशिएबल असेट्स का WDV, सेक्शन 35 AD असेट्स का निल, क्योंकि उसका ऑलरेडी डिडक्शन मिल चुका है, एंड बाकी असेट्स का बुक वैल्यू इग्नोरिंग द इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। वरना लोग क्या करेंगे, नेटवर्थ बढ़ाने के लिए रिवैल्यू करके बुक वैल्यू बढ़ा देंगे, तो वैसा नहीं चलेगा। नेटवर्थ बढ़ाने से क्या होगा, आपका बेनिफिट, कॉस्ट बढ़ जाएगी, आपका गेन कम हो जाएगा। तो ने कहा रिवैल्यूएशन को इग्नोर किया जाएगा। एंड माइनस लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज को बुक वैल्यू पे माइनस कर दो। तो ये आपको, इससे आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को आप माइनस करोगे कंसिडरेशन में से। स्लम सेल में इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है, ध्यान रखना है। अगर बिजनेस यूनिट 36 मंथ से ज्यादा पुराना है तो फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट रहेगा। हो सकता है उसमें से कुछ असेट्स जो है वो रिसेंट है, लेकिन ओवरऑल जो बिजनेस यूनिट है वो 36 मंथ से ज्यादा पुराना है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। अगर आपका बिजनेस ही 3 साल के पहले सेटअप किया हुआ है तो फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, ऐसा। देन गुडविल ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, लू मार्क्स, टेनेंसी राइट्स, राइट टू कैरी ऑन बिजनेस और प्रोफेशन, स्टेट कैरेज राइट्स। ये सब केसेस में आप लोग ने पॉइंट पढ़ा है कि सेल्फ जनरेटेड असेट रहा तो कॉस्ट नील लेना है, परचेस किया है तो कॉस्ट परचेस प्राइस के बराबर लेना है। नो ऑप्शन टू टेक फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001। ये सभी इंटेंजिबल नेचर के एसेट्स हैं, आप देख सकते हो, राइट्स वगैरह हैं। तो इसमें पहले एक सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि सेल्फ जनरेटेड अगर है तो फिर उसकी कॉस्ट डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, इसलिए उस पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अब सेल्फ जनरेटेड असेट्स भी अगर है तो उस पर उसकी कॉस्ट नील मानेंगे, ये वाले सब असेट्स में, ठीक है। इसके अलावा अगर और कोई सेल्फ जनरेटेड असेट है तो उसकी कॉस्ट डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, तो उसको हम लोग फिर उस पर कैपिटल गेन नहीं निकालेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से। बोनस शेयर्स 1 अप्रैल 2001 के पहले अगर अलॉट हो रहे हैं तो फिर आप फेयर मार्केट वैल्यू ले सकते हो 1 अप्रैल 2001 का। उसके बाद अलॉट हो रहे हैं तो कॉस्ट विल बी नील, ठीक है। तो क्योंकि बोनस शेयर्स आपको फ्री में मिल रहे हैं, जैसे आप अकाउंटिंग में इन्वेस्टमेंट अकाउंट में एवरेजिंग करते हो वैसा यहाँ पर नहीं करना है। ओरिजिनल शेयर्स का कॉस्ट अलग रखना है, बोनस शेयर्स का कॉस्ट अलग रखना है। बोनस शेयर्स में और एक आ गया है, अगर लिस्टेड बोनस शेयर्स है लिस्टेड कंपनी के, तो उसमें 31 जनवरी 2018 का भी फेयर मार्केट वैल्यू लेने का ऑप्शन आ गया है, तो वो हम लोग अलग से 112A पढ़ेंगे तब देख लेंगे। राइट शेयर्स, ओरिजिनल शेयर होल्डर को राइट खरीदने का तो कुछ भी कॉस्ट नहीं रहता है, क्योंकि उसको शेयर्स होल्डिंग करने के बेसिस पे राइट मिल जाता है। लेकिन राइट शेयर्स के लिए उसने जो एक्चुअल पैसा दिया, दैट विल बी हिज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर राइट शेयर्स। अगर ओरिजिनल शेयर होल्डर ने राइट किसी और के फेवर में रिनाउंस किया, तो जो रिनाउंसी होता है, जिसने ओरिजिनल शेयर होल्डर से राइट्स खरीदा, ओके, और फिर उसने राइट शेयर्स खरीदा कंपनी से, तो उसने राइट खरीदने के लिए जो पैसा दिया वो उसके लिए राइट का कॉस्ट रहेगा। एंड राइट शेयर्स का टोटल कॉस्ट रहेगा राइट का पैसा प्लस कॉस्ट ऑफ राइट शेयर। अगर वो राइट खरीदने के बाद राइट फर्दर नहीं बेच रहे हैं, अगर वो राइट को एक्सरसाइज करके शेयर्स खरीद रहा है, तो कॉस्ट ऑफ राइट प्लस कॉस्ट ऑफ राइट शेयर, ओके, फॉर द रिनाउंसिंग। देन स्पेशल केस नंबर 38, केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल असेट। ओके, तो आप लोगों ने, हम लोगों ने ये बिजनेस प्रोफेशन में भी पढ़ा है कि अगर आपने कोई असेट को स्टॉक इन ट्रेड बोल के खरीदा, उसको आपने कैपिटल असेट में अब आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो, तो फिर उस डेट तक की जो इनकम हुई है वो बिजनेस इनकम मानना चाहिए। तो इस दिन का जो फेयर मार्केट वैल्यू है इसको हम लोग बिजनेस का ये मान लेते हैं, हम लोग बिजनेस इनकम मान लेते हैं 80,000 रुपीज को, ओके, अंडर सेक्शन 28। और उसके बाद में जो इनकम हुई वो कैपिटल गेन इनकम होना चाहिए। तो इसी फेयर मार्केट वैल्यू को आगे के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लेते हैं। डेप्रिशिएबल असेट है इसलिए ब्लॉक ऑफ असेट में ऐड कर दिया, और फिर बाद में अगर इसको बेचते हैं तो फिर आपको जो भी डेप्रिशिएबल ब्लॉक में गेन या लॉस होता है वैसा कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। फर्नीचर को अगर हमने ऐसे खरीदा तो यहां तक के बिजनेस इनकम, और इसके बाद जो इनकम हो रही है वो कैपिटल गेन। अगर नॉन डेप्रिशिएबल असेट है तो आपको पता है जब तक वो स्टॉक है तब तक के बिजनेस इनकम। स्टॉक का खरीदा था तो आपने उसको, उसका डिडक्शन ले लिया होगा परचेस बोल करके, बाद में अभी कन्वर्ट कर रहे हो कैपिटल असेट में, तो फेयर मार्केट वैल्यू इज टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम। कन्वर्ट करने के बाद अब कैपिटल असेट जो है उसके रूप में बेच रहे हो, तो फिर ये उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग रहेगा जब से वो कैपिटल असेट बना, और this 1.2 lakh will be its cost of acquisition. Fair market value on the date of conversion will be the cost of acquisition. So I hope ये सब जो हम लोग ने चार्ट्स वगैरह क्लास में बनाए थे आपको बहुत हेल्प किए हैं, इवन सेल्फ रिवीजन के टाइम पे। देन
कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। अब ये तो उल्टा हो गया, पहले कैपिटल एसेट के रूप में था, अब वो स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हो गया, तो इसको हम लोग ट्रांसफर मानते हैं। ओके, ट्रांसफर के डेफिनेशन में स्पेशली ये पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट होता है तो उसको ट्रांसफर मानते हैं। ट्रांसफर में और भी क्या क्या आता है, सेल, एक्सचेंज, रेलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, कंपलसरी एक्विजिशन, ओके, या तो फिर पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉपर्टी, पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा है, तो ट्रांसफर में ये चीज भी एक एडिशनल कवर्ड है। तो कैपिटल एसेट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू स्टॉक, तो जब तक कि वो कैपिटल एसेट था तब तक कि उसमें इंडेक्सेशन मिलेगा सिर्फ ये डेट तक के, ठीक है। लेकिन वो कैपिटल गेन भी यहां तक ही कैलकुलेट होगा, ये फेयर मार्केट वैल्यू को कंसिडरेशन मानेंगे। लेकिन ये टैक्सेबल कब रहेगा, इट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच द स्टॉक इज फाइनली सोल्ड। जब आप स्टॉक को फाइनली बेच रहे हो तब वो टैक्सेबल रहेगा। हमने 3-4 केसेस देखे थे जब कैपिटल गेन ट्रांसफर वाले ईयर में टैक्सेबल नहीं रहता है, दूसरे कोई ईयर में टैक्सेबल रहता है ना। उसमें से एक था ये वाला कन्वर्जन इनटू स्टॉक इन ट्रेड, जब स्टॉक बेचते तब टैक्सेबल रहेगा। दूसरा था इंश्योरेंस वाला, जब इंश्योरेंस का कंपनसेशन मिलता है तब वो टैक्सेबल रहेगा। और कंपल्सरी एक्विजिशन वाला, कंपल्सरी एक्विजिशन का जब कंपनसेशन मिलता है इन द ईयर ऑफ रिसीट इट बिकम्स टैक्सेबल। तो यहां पर आप देख सकते हो कैपिटल गेन विल बी 35 लाख माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ 10 लाख, यहां तक के इंडेक्सेशन लेंगे। देखो 301 अपॉन 184, बट टैक्सेबल कब रहेगा, 21-22 में जब स्टॉक को बेचा। और उसके बाद जो स्टॉक का प्रॉफिट हो रहा है 35 लाख के बाद वैल्यू बढ़ के 40 लाख में बेचा, तो वो तो बिजनेस का इनकम है, ओके, वो तो बिजनेस हेड में टैक्सेबल। वैसे अगर डेप्रिशिएबल असेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया तो क्या होगा, 2018 से 2020 तक के आपके पास वो डेप्रिशिएबल असेट था, तो आपने उतने समय के लिए उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, तो उसका जो WDV है वो उसका कॉस्ट मान लिया जाएगा। एंड आपका जो फेयर मार्केट वैल्यू है, देखो WDV उसका कॉस्ट हो जाता है, और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन इनटू स्टॉक है, उसको कंसिडरेशन मान लेते हैं, क्योंकि अब वो कैपिटल असेट नहीं रहेगा एनीमोर। तो 120 माइनस 81 दिस विल बिकम द शॉर्ट टर्म गेन, क्योंकि डेप्रिशिएबल असेट में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही निकाला जाता है। एंड उसके बाद में स्टॉक में जो भी 1.2 से 1.3 का आपको गेन हुआ वो बिजनेस इनकम हो जाएगा। देन इंश्योरेंस कंपनसेशन, कैपिटल से डिस्ट्रॉय होता है तो आपको जो भी कंसिडरेशन मिलता है उसको हम इंश्योरेंस कंपनसेशन मिलता है, वेदर इन कैश और इन काइंड। तो काइंड में जो मिलता है उसका फेयर मार्केट वैल्यू ले लो, और कैश में जो मिलता है उसको ले लो, उसको हम लोग कंसिडरेशन मानते हैं टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीट ऑफ कंपनसेशन। तो इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। जैसे कि आपकी बिल्डिंग यहाँ पर डिस्ट्रॉय हुई, आपको कंपनसेशन बाद में मिल रहा है, तो टैक्स तो बाद में लगेगा, लेकिन पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ तक लेंगे, जब तक वो कैपिटल एसेट था तब तक के पीरियड ऑफ होल्डिंग हम लोग लेंगे, और इंडेक्सेशन भी वही डेट तक के लेंगे जब तक वो कैपिटल एसेट था। देन कंपल्सरी एक्विजिशन वाला भी केस हमने देखा था, इफ द कैपिटल एसेट इज कंपल्सरीली एक्वायर्ड देन डीम्ड कंसिडरेशन इज इक्वल टू द कंपनसेशन। कैपिटल गेन इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ फर्स्ट रिसीट ऑफ कंपनसेशन, ये भी आप लोग ने पढ़ा हुआ है ना। आपको जो कंपनसेशन मिल रहा है वही कंसिडरेशन है, एंड इट इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ फर्स्ट रिसीट ऑफ कंपनसेशन। जब आपको पहली बार कंपनसेशन मिल रहा है तब टैक्स लगेगा, उसके पहले जब प्रॉमिस किया तब नहीं। लेकिन मान लो आपको बाद में एनहेंस्ड कंपनसेशन मिल रहा है, कोर्ट ने ग्रांट किया, तो वो भी टैक्सेबल रहेगा एज कैपिटल गेन इन द ईयर ऑफ रिसीट। और अगर आपको डिलेड कंपनसेशन पे इंटरेस्ट मिलता है, सो दैट इज टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इन द ईयर ऑफ रिसीट। Okay, interest on delayed compensation is taxable in the year of receipt, but after a flat deduction of 50%, उसमें से और कोई डिडक्शन नहीं मिलता है। ये अदर सोर्सेज हेड में भी आप पढ़ते हो, और इस पे बेस्ड सिंपल क्वेश्चन भी पूछते हैं। जैसे कि ये वाले केस में आप देख सकते हो कि आपको कंपनसेशन 2 इंस्टॉलमेंट्स में मिला, पहला इंस्टॉलमेंट 20-21 में मिला, तो 20-21 में टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, आपका कंपनसेशन का अमाउंट कितना है, 20 लाख है, तो 20 लाख माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहां तक के, है ना, जब तक कि वो एक्वायर हुआ तब तक के इंडेक्सेशन ले लो। फिर ये जो एक्स्ट्रा 3 लाख और 2 लाख अलग अलग साल में मिल रहा है, वो 50% डिडक्शन के बाद में वो उस साल में टैक्सेबल हो जाएगा। फिर 2022-23 में भी आपको और इंटरेस्ट मिला, वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। बट 22-23 में आपको और क्या मिला, ओरिजिनल कंपनसेशन के अलावा आपको एनहेंस्ड कंपनसेशन मिला। तो एनहेंस्ड कंपनसेशन मतलब आपने कोर्ट में अपील किया और कोर्ट ने आपको एक्स्ट्रा कंपनसेशन अवार्ड किया, तो ₹7 लाख का यहाँ पर मिला, जिसके लिए आपने 50,000 का लीगल एक्सपेंसेस इनकर किया था। तो लीगल एक्सपेंसेस का डिडक्शन इंटरेस्ट में से तो नहीं ले सकते, वहां से तो फ्लैट 50 का ही डिडक्शन अवेलेबल है, 50% का लीगल एक्सपेंस का डिडक्शन यहां से ले सकते हो, कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर यहां पे कर सकते हो।
उससे आपको नेट कंसिडरेशन मिल जाएगा। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कुछ भी दोबारा माइनस नहीं करोगे, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्स करके माइनस कर चुके हैं। तो एनहांस्ड कंपनसेशन भी जिस साल मिलता है उस साल टैक्सेबल होता है। लेकिन मान लो आपको कुछ कंपनसेशन मिला, एनहांस्ड कंपनसेशन, लेकिन वो अभी तक कोर्ट ने उसको फाइनल नहीं किया है, प्रोविजनल है, तो जब कोर्ट फाइनल करेगा तब वो टैक्सेबल हो जाएगा। सिर्फ मेरा इसलिए टैक्सेबल नहीं, जब कोर्ट ने फाइनल किया तब वो टैक्सेबल हो जाएगा। देन लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी, इस केस में क्या होगा? अगर कंपनी लिक्विडेट हो रही है तो कंपनी शेयर होल्डर्स का शेयर्स एक्सटिंग्विश हो रहा है और कंपनी उनको असेट्स दे रही है। तो जब कंपनी असेट्स दे रही है तो सेक्शन 46(1) में हम लोग ने पढ़ा है कि उसको कंपनी के एंगल से ट्रांसफर नहीं मानते हैं। ओके, लेकिन जब शेयर होल्डर्स के शेयर्स एक्सटिंग्विश हो रहे हैं तो उसको शेयर होल्डर के लिए ट्रांसफर मानते हैं। ओके, शेयर होल्डर के लिए ट्रांसफर है, ट्रांसफर का शेयर्स का जो राइट है वो खत्म हो रहा है, तो कैपिटल गेन रहेगा। बट कंसिडरेशन क्या मानेंगे? कंसिडरेशन विल बी इक्वल टू द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट्स रिसीव फ्रॉम द कंपनी, उतना जो पैसा मिला, माइनस डीम डिविडेंड अंडर सेक्शन 222C। सेक्शन 222C मतलब कि लिक्विडेशन के समय टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, देखो कंपनी के प्रॉफिट्स अगर 40 लाख है और कंपनी 75 लाख फेयर मार्केट वैल्यू के एसेट्स बांट रही है, तो टू द एक्सटेंट ऑफ 40 लाख क्या मानेंगे हम लोग? डीम डिविडेंड मानेंगे शेयर होल्डर्स के हाथ में। तो अगर कोई 10% शेयर होल्डर है तो उसके एंगल से अगर आप देखोगे तो 7.5 लाख का कंसिडरेशन, उसमें से 4 लाख का डीम डिविडेंड मान लिया, 10% ऑफ द अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, क्योंकि बाकी शेयर होल्डर्स का भी मान रहे हैं। तो ये तो 222C में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में शेयर होल्डर्स के हाथ में टैक्सेबल हो गया। ओके, तो ये डीम्ड कंसिडरेशन हो गया। इसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर देंगे। इसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट किस चीज का कॉस्ट है? शेयर्स का कॉस्ट है। शेयर होल्डर ने वो शेयर 2 लाख में खरीदा था, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा उसका, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म जो भी, वो वाला कैपिटल गेन आ जाएगा शेयर होल्डर का। ठीक है, सो लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी के केस में शेयर होल्डर के एंगल से हम लोग शेयर्स के राइट के एक्सटिंग्विशमेंट का कैपिटल गेन निकालते हैं। तो डीम्ड कंसिडरेशन इज फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट्स रिसीव फ्रॉम द कंपनी माइनस डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222C। देन स्पेसिफाइड अग्रीमेंट के केस में एक इंडिविजुअल या एचयूएफ ओनर अगर है, उसने एक बिल्डर को लैंड या बिल्डिंग अवेलेबल करवाया है कि उस पर वो बिल्डर प्रोजेक्ट बनाए, और उसमें से प्रोजेक्ट का कुछ पार्ट वो इस ओनर को दे दें। ओके, प्रोजेक्ट का कुछ पार्ट ओनर को देते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट के 2 फ्लैट्स अगर वो ओनर को देने को रेडी हैं, और हो सकता है उसके अलावा कुछ कैश में भी कंसिडरेशन रहे, तो ऐसे केस में उन्होंने बोला है कि ओनर के हाथ में कैपिटल गेन विल बी टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ द बिल्डिंग। जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा और उसको पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट मिलेगा तब वो टैक्सेबल रहेगा। और कंसिडरेशन क्या मानेंगे? तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द फ्लैट्स जो मिल रहे हैं प्लस कैश। ओके, ये जो कैश वाला पोर्शन है इस पे सेक्शन 194 आईसी में टीडीएस कटता है, ये आपको पता है, कैश वाले पोर्शन पे। ठीक है, और ये जो फ्लैट्स का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, फ्लैट्स का जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, ये भी कंसिडरेशन का पार्ट माना जाएगा। आगे जाकर के अब ये ऑलरेडी ये कंसिडरेशन तक के टैक्स लगा चुके हैं, 35 माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ओनर के लिए। आगे जाकर के ओनर ने क्या किया? अगर ये फ्लैट बेचा तो फिर 35 लाख रुपीज विल बी हिज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, है ना। 35 लाख जो जो पोर्शन पे पहले टैक्स लगा था वो आगे के लिए उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लिया जाएगा। देन बायबैक ऑफ शेयर्स में क्या होता है? एकदम सिंपल समरी मैं आपको दे रहा हूं। कंपनी अगर शेयर होल्डर्स को पैसे देती है, उनसे शेयर्स वापस से ले लेती है, तो ये शेयर होल्डर के एंगल से ट्रांसफर होता है। ठीक है, शेयर होल्डर्स का कैपिटल गेन कितना होता है? बायबैक प्राइस, मतलब उनको जो पैसा मिला, माइनस शेयर्स का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बट बायबैक पे क्या होता है? बायबैक टैक्स एप्लीकेबल है कंपनीज को इन द केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी। पहले सिर्फ लिस्टेड कंपनीज को था, अब मतलब अब सब टाइप की कंपनीज को है। ओके, वेदर लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनीज। Buyback tax is applicable on the domestic companies. Capital gain is exempt under section 1034A for these shareholders of domestic company. Foreign company के केस में क्या होगा? अगर आप फॉरेन कंपनी के इन्वेस्टर हो तो बायबैक टैक्स एप्लीकेबल नहीं रहेगा, कैपिटल गेन विल बी देयर फॉर द शेयर होल्डर। ठीक है, सो बायबैक ऑफ शेयर्स का इसका समरी भी आप बुक में देख सकते हो। अब हम लोग आ जाते हैं टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, जो मुझे लगता है सेक्शन 112A। ये पेज में बहुत अच्छे से समराइज्ड है वैसे तो। LTCG ऑन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स और यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड। इक्विटी शेयर्स में एसटीटी शुड बी पेड एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन एंड ट्रांसफर। यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड में बोला एसटीटी शुड हैव बीन पेड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, है ना। जब ये ट्रांजेक्शन स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हो रही है
तो ऐसे केस में अगर उसको मिनिमम 12 महीने के लिए होल्ड किया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता है, जिसको आपको सीधा सीधा निकालना है। भले ही वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है बट कोई इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 1 लाख रुपीज तक के ऐसे गेन पे साल भर में कोई टैक्स नहीं लगेगा। 1 लाख के ऊपर वाले पोर्शन पे 10% से टैक्स लगेगा। ओके, सेक्शन 87A का रिबेट नहीं मिलेगा। एंड रेसिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ है, उसका अगर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख या 3 लाख या 5 लाख का बचा है तो वो उसको सेट ऑफ कर सकता है। पहले बाकी नॉर्मल इनकम को सेट ऑफ करने के बाद में ये स्पेशल इनकम में से एडजस्ट कर सकता है। ओके, अब यहां पर दिक्कत क्या होती है कि देखो कैलकुलेशन देख लो, कुछ कुछ तो सिंपल है। 1 मई 2020 से लेकर 10/10/2021, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पीरियड ऑफ होल्डिंग इज मोर देन 12 मंथ्स, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लेकिन अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग लेस देन 12 मंथ रहा ऐसे लिस्टेड इक्विटी शेयर या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के केस में, तो फिर वो शॉर्ट टर्म गेन होता है एंड 111A में टैक्सेबल होता है। एंड यहां पर टैक्स लगता है एट द रेट ऑफ 15%, LTCG में एट द रेट ऑफ 10% इन एक्सेस ऑफ 1 लाख रुपीज वाले पोर्शन पे लगता है। 111A पे 15% पे रेट से लगता है और वो भी 1 लाख का उसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलता है। तो इसलिए शेयर्स में आप 1 साल से ज्यादा होल्ड करके फिर बेचो तो आपको थोड़ा ज्यादा बेनिफिट मिलता है। अब 31 जनवरी 2018 के अगले दिन ही ये प्रोविजन जो है वो अनाउंस किया गया था। तो 31 जनवरी 18 तक का जो कॉस्ट में या जो मार्केट वैल्यू में इंक्रीमेंट है तो उस पर उन्होंने टैक्स नहीं लगाया है। तो आप देख सकते हो यहां पर मैंने लिखा है कि फॉर इक्विटी शेयर which was acquired by the assessee on or before 1st of February 2018, cost of acquisition will be higher of actual cost and lower of fair market value as on 31st Jan 18 or the consideration. ठीक है, हायर ऑफ एक्चुअल कॉस्ट एंड लोअर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31st Jan 18 और द कंसिडरेशन। मतलब क्या होता है कि आपका अगर एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा है तो वो ले लेंगे क्योंकि आपको उसमें ज्यादा बेनिफिट है। लेकिन अगर एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा नहीं है तो फिर आप फेयर मार्केट वैल्यू 31 जनवरी का और कंसिडरेशन ये दोनों को कंपेयर करो, उसमें से विच एवर इज लोअर, क्योंकि कंसिडरेशन अगर कम है तो उससे ज्यादा फेयर मार्केट वैल्यू कंसिडर नहीं माना नहीं जाएगा। जैसे यहां पर आपको दिया है, आप पहले तो इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों में से विच एवर इज लोअर 250 और 250 और 10 में से विच एवर इज हायर 250, तो 250 विल बी द डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो 300 माइनस 250, 50 रुपीज का गेन हो गया। देन यहां पर देखिए आप क्या हो गया, 80 रुपीज का फेयर मार्केट वैल्यू। ओके, इन दोनों में कंपेयर करोगे तो 80, ओके, विच एवर इज लोअर, बट देन उसको आप कॉस्ट के साथ कंपेयर करोगे तो आप एक्चुअल कॉस्ट लेना प्रीफर करोगे। आप 300 में से 80 माइनस करने से अच्छा आप 300 में से 100 माइनस करो ताकि आपका गेन कम आएगा। देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये केस में कैसा मानेंगे बताइए, फेयर मार्केट वैल्यू 250 बट कंसिडरेशन कम हो गया तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 220 से ज्यादा नहीं ले सकते, फिर डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सो 220 ले लेंगे। तो ऐसे केस में 220 माइनस 220 इट विल बी निल। देन यहां पर आपका कॉस्ट 300 रुपए था, उसके बाद में वो शेयर का प्राइस गिर गया फिर थोड़ा सा बढ़ गया, तो ये इन दोनों में से तो आप बोलोगे 280 है ना, 280 ले नहीं सकते, इन दोनों में से आप 250, लेकिन यहां पर आपको दिख रहा है कि 250 से अच्छा तो आप 300 ले लो, 250 से अच्छा तो आप 300 ले लो जो कि एक्चुअल कॉस्ट है। तो यहां पर आपको ये लॉस मिल जाएगा, अगर एक्चुअल कॉस्ट है आपकी ज्यादा थी 31 जनवरी के पहले वाली तो फिर आप उसको ले सकते हो, है ना, तो लॉस हो गया। देन पहले क्या होता था, ये जो लिस्टेड इक्विटी शेयर्स का कैपिटल गेन था ना, इट यूज्ड टू बी एग्जेम्प्ट अर्लियर, तो उस पर जो लॉस होता था उसको सेट ऑफ के लिए अवेलेबल नहीं करते थे। बट अब अगर आपको शेयर्स के ट्रांजेक्शन पे लॉस होता है तो एक अच्छी बात है, यू कैन यूज इट फॉर सेट ऑफ अगेंस्ट अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। देन यहां पर क्या होगा, फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा है ये, तो इन दोनों में से तो विच एवर इज लेस लेना पड़ता है 280, बट देन आप फिर कंपेयर करो एक्चुअल कॉस्ट के साथ, कॉस्ट यहां पर ज्यादा है तो आप क्या प्रेफर करोगे, कॉस्ट लेना, है ना। सो 280 माइनस 300 विल बी योर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। आपको ये याद रखना है, ये याद रखना है आपको, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, हायर ऑफ ए एक्चुअल कॉस्ट और बी लोअर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31 Jan 18 और कंसिडरेशन, इन दोनों में से विच एवर इज लेस। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, एग्जाम में नहीं तो थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है। देन लास्टली टैक्स कैसे लगता है कैपिटल गेन पे, तो ये एक समरी है आपके सामने। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे नॉर्मली नॉर्मल स्लैब रेट्स ही लगते हैं, इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है, रिबेट मिलता है, चैप्टर 6A का डिडक्शन मिलता है, उसमें कोई दो राय नहीं।
लिस्टेड इक्विटी शेयर्स या यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के वक्त 111 ए पे 15% रेट से टैक्सेबल होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 महीने या उससे कम है तो, ठीक है, तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, रिबेट मिलेगा, डिडक्शन चैप्टर 6A वाला नहीं मिलेगा, ये चीज पे ध्यान देना है, ठीक है। चैप्टर 6A का डिडक्शन ये वाले स्पेशल रेट ऑफ जो स्पेशल टैक्स के रेट्स है ना उसमें से नहीं मिलता है। देखो चैप्टर 6A का डिडक्शन सिर्फ नॉर्मल स्लैब रेट वाली इनकम में से मिलता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल में कभी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से चैप्टर 6A डिडक्शन नहीं मिलता है, मतलब 80C से 80U वाला डिडक्शन बोल रहा हूं मैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आप देख सकते हो कि जो हमने अभी पढ़ा, पहले 1 लाख तक के नील, 1 लाख के बियॉन्ड वाले प्रॉफिट पे 10% लगता है, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स पे 10% का रेट से, सेक्शन 112A। ओके, इंडेक्सेशन बेनिफिट यहां पर नहीं मिलता है क्योंकि 10% का काफी लो रेट एप्लीकेबल है। रिबेट का बेनिफिट यहां पर नहीं मिलता है। अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में नॉर्मली 20% का रेट है, 112 सेक्शन में कवर्ड है, और इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, रिबेट भी मिलता है, चैप्टर 6 से डिडक्शन नहीं मिलता है। ये तीनों जो इनकम्स है ये स्पेशल इनकम से स्पेशल रेट पे टैक्सेबल है। अगर आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बचती है और अगर आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल या HUF हो तो आप लोग बची हुई बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को आप इसके अगेंस्ट में यूज कर सकते हो। ओके, यहां पर अगर आपके पास तीनों इनकम है तो पहली प्रायोरिटी पे आप 20% वाले गेन को एडजस्ट करोगे, और लिमिट बची तो 15% वाले गेन को एडजस्ट करोगे, और लिमिट बची तो 10% वाले गेन को एडजस्ट करोगे। देन लिस्टेड सिक्योरिटीज या जीरो कूपन बॉन्ड के केस में आपको ऑप्शन है कि विदाउट इंडेक्सेशन आप 10% से टैक्स भर दो, है ना, डोंट टेक इंडेक्सेशन बट 10% के हिसाब से आप उसमें टैक्स भर दो, तो ये भी एक चॉइस रहेगी। देन आपके ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इसमें हम लोगों ने सरचार्ज के बारे में पढ़ा हुआ है ना। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे सरचार्ज के बारे में स्पेशल प्रोविजन है, टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2019 में आया था कि अगर वैसे तो सरचार्ज के रेट्स आपको पता है, लेकिन अगर आपके पास में ये स्पेशल वाले गेन्स हैं 111A या 112A वाले, तो क्या करेंगे हम लोग उस केस में, मैक्सिमम सरचार्ज विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 15%। ये वाली इनकम्स के कारण अगर आपका सरचार्ज ऊपर जा रहा है तो वो नहीं जाएगा, 15% पे रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो अगर आपकी ये इनकम्स को छोड़ के बाकी इनकम्स यदि 2 करोड़ के नीचे है, ओके, सो इन दैट केस मैक्सिमम सरचार्ज विल बी 15%। ये इनकम को मिलाकर के इनकम 2 करोड़ के ऊपर है लेकिन इनकम को छोड़ के 2 करोड़ के नीचे है तो सरचार्ज रेट विल बी 15%। अगर 2 करोड़ तक के हैं, 1 करोड़ से कम है तो 10%, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 करोड़ तक के हैं इंक्लूडिंग दिस इनकम तो भी 15%, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर ये इनकम को छोड़ के बाकी की इनकम आपके 2 करोड़ के ऊपर है तो फिर बाकी की इनकम पे 25% लगेगा और उस पर जो टैक्स आ रहा है, और ये इनकम, ये जो स्पेशल इनकम्स पे जो टैक्स आ रहा है वो 15% पे रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। अगर आपकी अदर इनकम से 5 करोड़ के ऊपर है तो उस पर जो टैक्स आ रहा है उस पर 37% का सरचार्ज लगेगा, और 111A एंड 112A पे जो टैक्स आ रहा है उस पर 15% का सरचार्ज लगेगा। सो ये एक वेलकम प्रोविजन था उस टाइम पे जब बहुत हैवी रेट ऑफ सरचार्ज आ गए थे, तो एटलीस्ट जो स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा गेन होता है 111A या 112A वाला, तो उस पर सरचार्ज का रेट जो है 15% पे थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो गया। सो दीज आर द वेरियस थिंग्स। मैंने कोशिश किया है कि सब चीजें कवर हो जाए, थोड़ी बहुत थियरी हियर एंड देयर चीजें छूटी होगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे कि ये पीरियड ऑफ होल्डिंग कैसे कंप्यूट करना है, तो ये आपको लेकिन बहुत सिस्टमेटिक टेबल वगैरह बना करके दिया है, तो आप इसको अच्छे से अगर कर लोगे तो आपको समझ जाएगा। आपको फिर भी इसमें से कहीं कुछ पूछना है तो आप मुझे बता सकते हो, कोई भी पॉइंट पूरे चैप्टर का, द फोरम इज ओपन। एक्सक्यूज मी सर। यस सर आपके नोट्स में केस नंबर 43 कंपलसरी एक्विजिशन एक बार फिर से समझा सकते हैं प्लीज? यस, केस नंबर 43 आज जो बताया वो। यस सर। यस, देखो इसमें क्या हो रहा है कि कंपनसेशन कितना प्रॉमिस किया, 20 लाख। ये कंपनसेशन आपको ओरिजिनल कंपनसेशन 2 इंस्टॉलमेंट्स में मिल गया, 15 + 5, लेकिन ये टैक्सेबल कब हो गया, जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिली तभी टैक्सेबल हो गया। ठीक है, पूरा 20 लाख देखो प्रीवियस ईयर 2021 में ही टैक्सेबल हो गया जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल रही है। इंटरेस्ट का पोर्शन अलग से टैक्सेबल रहेगा अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है 50% डिडक्शन के साथ में। तो 20 लाख रुपीस पे आपने टैक्स लगा दिया माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट कहां तक के इंडेक्सेशन लोगे, जब तक के असेट आपका एक्वायर हो जाता है वो डेट तक के, है ना, 254/184 उतना आपने इंडेक्सेशन ले लिया।
सो उसके बाद में क्या हुआ, आपने कोर्ट में केस डाल के रखा था, कोर्ट ने फिर आपको एक्स्ट्रा कंपनसेशन अवार्ड किया। ये 20 लाख रुपीस तक के समझ में आया क्या आपको? यहां तक की जो टैक्सेबिलिटी समझ में आ गई? यस सर। यस। इसके बाद में कोर्ट ने 7 लाख रुपीस का और कंपनसेशन अवार्ड किया, तो वो भी कैपिटल गेन हेड में ही टैक्सेबल रहेगा। उसमें से सिर्फ लीगल एक्सपेंसेस, आप एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर बोल के माइनस कर सकते हो, लेकिन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को आप दोबारा माइनस नहीं करोगे, क्योंकि ये इसी प्रॉपर्टी का आपको एनहांस्ड कंपनसेशन मिल रहा है। पहले 20 लाख मिल चुका है, उसमें से डिडक्शन ले चुके हैं ना कॉस्ट का, तो ये 7 लाख में से आप कॉस्ट का डिडक्शन नहीं ले सकते दोबारा। तो 650 विल बी टैक्सेबल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। एंड ये जो उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, ये तीनों इंटरेस्ट जिस साल में मिले उस साल में 50% के फ्लैट डिडक्शन के बाद में टैक्सेबल हो जाएंगे। क्लियर है? यस सर, थैंक यू। यस, बोलिए और कोई क्वेश्चन? ओके देन लेट अस कंक्लूड दिस चैप्टर। सबसे बड़ा चैप्टर था कैपिटल गेन्स।